आप लोग आज का एक इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ बताइए, एक एक करके। सर, अमेरिका द्वारा 500% टैरिफ लगाने का किया गया भारत पे, क्योंकि वो रसिया से व्यापार कर रहा है या आयात कर रहा है सर, इसलिए। सर, बिहार से है सर कि बिहार में जो खेल विभाग की जो स्थापना हुई थी सर, उस उसको ले उसका 2 साल पूर्ण हुआ, और उसकी उपलब्धियां के बारे में भी बताया गया था। ओके, और कोई बोलिए। नहीं पढ़े हैं? सर, आज जो अमेरिका है उसने घोषणा की है कि वो 66 अलग अलग संस्थाओं से हटेगा, जिसमें सर यूनाइटेड नेशंस की लगभग 30 से अधिक संस्थाएं हैं। इसके साथ हम्म। ही अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी अलग होने के लिए जो अपना उसने सिग्नेचर किया है अभी हाल ही में। हम्म। इसके अलावा सर, भारत में जो सरकारी ठेकों में चीन की कंपनी के ऊपर 5 साल पुराने बैन को हटा दिया गया है। और सर, बिहार में 5 अदालतों में बम धमाके की जो धमकी मिली थी, इसके लिए पटना समेत पटना और किशनगंज समेत कुल 5 अदालतों में मिली थी, जिसके बाद अदालतों को खाली कराया गया और इसकी जांच की गई, पर इसमें कुछ भी ऐसा मिला नहीं। ओके, और? सर, हाँ। अमेरिका सर अमेरिका सर सिर्फ और सिर्फ आईएसए से अलग नहीं, बल्कि 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अलग होने का बात किया है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल। अ, वही बोला जा रहा है। आईएसए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, भारत के परिप्रेक्ष्य में आईएसए का चर्चा हुआ है। सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है। और लोग, निवेदिता, प्रियेश। सर सर, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा के जो मंत्री हैं, उनका मतलब क्लोजनेस काफी बढ़ गया है कंपेयर टू बिफोर। और एक बिहार रिलेटेड न्यूज़ है कि ठंड और पाले की वजह से 30% सब्जी जो है वो कम उगाई गई है। और और एक नेशनल न्यूज़ ये है कि वेस्ट बंगाल में सीएम ईडी के साथ टकराव में है अभी। मतलब वो जांच कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ दखल किया है। गुड। और कोई ऐड करेंगे? रोहित कुमार। सर, बिहार का न्यूज है। हाँ, मोहम्मद असलम बताइए। पुनौरा धाम अयोध्या के तर्ज पर सीतामढ़ी में टाउन प्लानिंग होगी। हम्म। सर, नेशनल हो गया सर। पर्यावरणविद व पश्चिमी घाट संरक्षक जो थे माधवगढ़ की, उनकी देहांत हो गया है। और सर, इंटरनेशनल है कि सर अमेरिका जो है 60 से अधिक देशों से, वैश्विक संस्थाओं से बाहर हो गया। ठीक है। और रोहित कुमार, शिव, सूरज, सर, सूरज। लगभग सहमत हो गई है। हाँ, सर, तो आप। सोमनाथ हाँ। आगमन हुआ था। उसका 1000 वर्ष पूरा हुआ, तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। सूरज, आज बहुत 2-3 दिनों बाद। हाँ सर, थोड़ा विद्यालय कार्य से था सर, इसीलिए मतलब 2 दिन बाद आया हूँ सर। सॉरी सर उसके लिए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आज देखें। चंदन, कुछ ऐड करेंगे? नो सर, अभी तो यही है। ठीक है। आई थिंक सर, प्रणव सर भी ज्वाइन किए हैं। प्रणव सर कुछ बोलेंगे? लिस्ट में दिख रहा है। नैन्सी। ठीक है। प्रियेश, आप कुछ बोल रहे हैं? जी सर, बोल रहा था सर स्पोर्ट्स न्यूज में सर। हाँ। ऐसे जो ऑस्ट्रेलिया 4-1 से जीता सर।
और उस्मान ख्वाजा का संन्यास। और तो सर मोर और लेस लगभग हो ही गया है न्यूज ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम सर लोग ये हुआ है जैसे रोड एक्सीडेंट जो भी होंगे उसके लिए राहवी स्कीम ये हुआ है जिसके वो 25,000 उसको अवार्ड मिलेगा जो भी उसको बचाएंगे रोड पर। गुड। ठीक है, सर तो एक हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग कभी इस्तेमाल हो सकता है। ये ईएसजी कंप्लायंस क्या होता है? कोई पढ़े हैं इसके बारे? और इसका भारत में अभी स्टेटस क्या है? सर एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस से रिलेटेड है ये। हम्म। जैसे कि एक एक कोई करके अगर बोलिए। हाँ, निवेदिता बोलिए। हाँ, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है तो वो अपना कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, इसी तरीके से है वो। और सर इससे ज्यादा याद नहीं है अभी। ओके ओके, ठीक है। और और कोई बोलना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, चार लेबर कोड्स के बारे में बताइए, किन्हीं को याद है? ये सर एक कोड ऑन वेजेस है 2019, फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशन हुआ है 2020। ओके, सब नोटिफाई हो गए हैं? इम्प्लीमेंट हो रहा है सब? जी सर, स्टार्ट हो गया। ओके, और इन लेबर कोड्स के आने से क्या फायदे होंगे? सर वेज मैंडेटरी हो गया है, वेज दिया जाएगा, मिनिमम वेजेस। सर सबसे दूसरा पहले तो सर सर, संगठित होगा जो सर यही सर गिग वर्कर्स को भी और सर श्रमिक को एक सुरक्षा का भावना होगा। ठीक है। जेवाई आप बोल रहे थे? सर गिग वर्कर्स ये लोग ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हो जाएंगे और उसको हम्म। सोशल सिक्योरिटी का फंड जो भी है वो प्रोविजन मिलेगा, बेनिफिट उससे मिलेंगे। ओके। सर यूनिवर्सल कवरेज रहेगा सर। और फिर ईएसआईसी पेंशन फंड इस तरह की चीजों में उनका उनको पहले नहीं था, अब उसको नाम दिया जाएगा। ओवर टाइम अगर वो करते हैं तो उसको फिर ओवर टाइम का डबल सैलरी मिलेगा सर। मतलब 48 घंटा ही एक साल में, मतलब सॉरी, एक वीक में 48 घंटा ही वो काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर करते हैं तो फिर डबल सैलरी उसको मिलेगा सर। ओके ओके। तो ये सब है सर। और सर और ये सर वो इसमें हाँ, अलाउड है प्रियश नाइट शिफ्ट बोलिए। में वर्क करने का। वुमेन अलाउड है नाइट शिफ्ट में वर्क करने का। ओके। महिला गुड गुड पॉइंट सशक्तिकरण। ज्योति। न्यूनतम मजदूरी का सर एक हम्म। वैधानिक अधिकार मिल जाएगा न्यूनतम मजदूरी को सर। हाँ, ये और तो सर पहले भी डिजिटलीकरण। था। पहले भी था ये मिनिमम वेजेस एक्ट में। अभी क्या उसमें अंतर आया? और सर गिग वर्कर्स को इससे भी सोशल ईज ऑफ डूइंग। सिक्योरिटी के अंदर आने लाने की बात की गई है इसमें। हाँ ठीक है, प्रियश आप बोलिए। हाँ सर बोल रहा था सर, सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक एक करके बोलिए, एक एक सहूलियत करके। मिली। सब लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्रियश जब कंप्लीट कर लेंगे फिर बोलिएगा रियलमी। हाँ प्रियश। सर मैं बोल रहा हूँ सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ीकरण होगा सर। हम्म। ठीक है। अब यही ऐड करना था। हाँ, थैंक यू। अब रियलमी बोलिए। हम बोल रहे थे कि इसमें महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया था। ओके, ये तो ये पहले सर से भी एक एक्ट में है, लेकिन ठीक है। अभी आपको यही याद आ रहा है? सर इसमें फॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे कि गिग और प्लेटफॉर्म और जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं हम्म। उनका सोशल सिक्योरिटी कवरेज, इज ऑफ डूइंग बिजनेस बता दिया गया सर। वर्कर को प्रोटेक्शन, जो मिनिमम वेज, टाइमली सैलरी, और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगा सर, जो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और ठीक। इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। किन्हीं को फार्म लॉज याद हैं जो आए थे, क्यों लाए गए थे?
सर सर फार्मर्स को बिचौलियों से बचाने के लिए मतलब ऐसा सरकार ने कहा था ओके। कि जो इंटरमीडिएरीज हैं वो बच जाएंगे तो फार्मर मतलब वो नहीं रहेंगे तो फिर फार्मर्स को बेटर प्राइसिंग मिलेगी और जो मंडी है उसमें मतलब वो अपना बेटर प्राइसिंग ले सकते हैं। तो फिर जब ये फार्मर्स के फेवर में था तो फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों करने लगे? क्योंकि उनको डर था कि सर अगर एमएसपी जो है फिर वो सपोर्ट हट सकता है और एमएसपी से अगर नीचे हो जाएगा मंडी में प्राइस तब मतलब वो कैसे मैनेज करेंगे। ओके। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? सरकार ने फिर क्यों रिपील किया? बहुत प्रोटेस्ट होने के बाद क्या ग्राउंड दिया था सरकार ने? कम्युनिकेशन गैप सर। ओके। एमएसपी रीस्टोर कर दिया गया था शायद। ठीक है, मतलब ये एक कम्युनिकेशन गैप सोनू बोल रहे हैं। ठीक है, ये सब आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि सरकार ने बहुत ही मतलब जब रिपील किया था तो बस एकदम सिंपल एक एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है? वो सब पता होना चाहिए ताकि आप बहुत ज्यादा गोल गोल बात नहीं करें इंटरव्यू में, ठीक है? सर एक और और चीज था, एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट था और वो सरकार ने करा था तो वो सेंट्रल लॉ लाए थे, इस वजह से एक फेडरल इशू हो गया था, इस वजह से भी एक प्रोटेस्ट में आ गया था। ठीक है, ये आपने एक एक कारण और बताया। कारण था सर, हम्म। जो वापस लिए किसान कार्य कौन कंसर्न था सर, जो विवाद निपटारा प्रणाली थी सर, वो कोर्ट नहीं जा सकते थे, उनके बजाय एक प्रशासनिक अधिकारी के पास ही जा सकते थे, एक बनाया गया था उसमें एसडीएम लेवल का सर। ये एक कारण था किसान लोग का। ओके। सर इसमें पीएम मोदी का स्टेटमेंट था कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए थे, यस। तो कम्युनिकेशन का गैप था जिसके कारण फिर से अभी कंसिडर किया जा रहा है कि उनके कंसर्न को सॉल्व करके फिर से लाया जाए। ये यस, एकदम यही चीज सोनू भी यही कम्युनिकेशन गैप एक वर्ड में बोले थे आपने, बिल्कुल हम किसानों को समझा नहीं पाए। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि आप फार्म लॉस का सपोर्ट करेंगे या अपोज, अगर आपकी राय ली जाए तो? सर मैं अगर फार्म लॉज में संशोधन किए जाएं और फार्मर्स के इश्यूज को सॉल्व किया जाए तो मैं सपोर्ट करूंगा सर, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा और कॉम्पिटिटिव मार्केट सिस्टम क्रिएट होगा जिससे फार्मर्स को बेनिफिट होगा। गुड। सभी को यही बोलना है कि बिल्कुल अगर आप ये क्वेश्चन चैट जीपीटी पर डालेंगे तो कुछ इसी प्रकार का आंसर आएगा, तो ये मतलब एक बैलेंस आंसर को दिखाता है, ठीक है? हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब रजिस्ट्रार के रिलेटेड बहुत इशू रहता है, मतलब अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस में रहता है तो कई बार इंटरव्यू बोर्ड में थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हो जाता है या फिर बहुत प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, बट आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए सब रजिस्ट्रार का क्या रोल है, और कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में पता रहना चाहिए ताकि जब वो बोले तो आपके पास डिफेंड करने के लिए हो कि नहीं सर, अभी ग्राउंड पे ये सारे काम हो रहे हैं। तो अगर उसी से रिलेटेड है कि अभी जो 7 निश्चय 3 के अंतर्गत जो सबको सम्मान वाला जो है निश्चय, उसमें ईज ऑफ लिविंग कहा जाता है उसको, तो इसके लिए रजिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या काम कर रही है? सर सर एक फॉर्म। सर्टिफिकेट्स का होम डिलीवरी होगा, एक पॉइंट तो ये है। ठीक और है। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, एक ही पोर्टल पे जाके वो सब कुछ अप्लाई भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके एवरीथिंग। सर एक हम्म। आधार लिंक कराया जा रहा है ताकि फ्रॉड कम हो। दूसरा सर, कैश ट्रांजैक्शन को कम किया जा रहा है। तीसरा सर, जन सुनवाई सप्ताह में 2 दिन करने का निर्णय लिया गया है ताकि ये सर तीनों। हाँ, बिल्कुल। जन सुनवाई करने से क्या होगा कि आपका ऑफिस का वर्कलोड रिड्यूस होगा, जो वर्किंग डेज पर रहता है थोड़ा सा शिफ्ट होगा, संडे को भी लोग आ पाएंगे, ठीक है? तो ये इससे सुगमता बढ़ेगी लोगों में, ठीक है? उसके बाद है कई बार पूछते हैं जब आप सब रजिस्ट्रार ऑप्ट किए रहते हैं प्रेफरेंस में, तो पूछते हैं कि कभी आप रजिस्ट्री ऑफिस गए हैं, क्या देखे वहां? तो कोई इसका आंसर देंगे?
कोई सर जमीन गया एक्सपायरी नहीं कराए हैं। सर हाँ। गए तो नहीं है, पर सुने हैं काफी कम्बरसम प्रोसेस होता है और अच्छा। काफी थकाने वाला। तो सर उसके लिए सरकार अभी कदम ले रही है डिजिटलाइजेशन करने का, जो मामला है उसको रिड्यूस करने का। ओके। क्योंकि ये देखा गया है सबसे ज्यादा जमीन रिलेटेड मामला ही नजर आते हैं। नहीं नहीं, ये रजिस्ट्री ऑफिस, हाँ ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिस का काम होता है जब कोई जमीन का खरीद बिक्री होता है या फिर कोई फ्लैट की खरीद बिक्री होती है, तो उन सबों में रजिस्ट्री ऑफिस का काम आता है। इस- तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल है। और कोई गए हैं रजिस्ट्री ऑफिस? कोई जमीन खरीद बिक्री में नहीं अभी तक शामिल हुए हैं? सर ठीक है। ये कह सकते हैं कि काफी फ्रॉड सुने यहाँ, जैसे हम सुने हैं सर काफी फ्रॉड होता है, फेक डॉक्यूमेंट पे जो है जमीन खरीद लिया जाता है, और जो उसका ओरिजिनल ऑनर रहते हैं वो भी काफी परेशान होते हैं। तो सर उसको कम करने के लिए हम लोग ठीक है, गाइडलाइन इसमें सरकार की तरफ। एक हम एक्सपीरियंस बता देते हैं। जो समस्तीपुर का एक रजिस्ट्री ऑफिस है, जहाँ पे सब रजिस्ट्रार बैठते हैं, तो उनके ऑफिस का यही सीन है कि मतलब वो तो काफ़ी अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा था। और उसमें जैसे जो भी दो पक्ष है, खरीदार और जो बेचने वाले हैं, तो उनको प्रॉपरली जब पहले सारा पेपर वर्क वगैरह हो जाता है, आप सारा डिजिटल है, आप जाइए वहाँ पे, एक एक काम जो है वो आपका डिजिटल होता जाएगा, और फिर वो पेपर प्रिंट होके सब रजिस्ट्रार सर के डेस्क पर चला जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद बारी बारी से नाम कॉल होता है। मतलब हर जो ट्रांजैक्शन होने वाला है उसका जो पेपर है उसके लिए नाम कॉल होता है, जिसमें कि खरीदार पक्ष को भी और जो बेच रहे हैं दोनों को। फिर उसके बाद जो बेच रहे हैं उनसे रजिस्ट्रार जो होते हैं, सब रजिस्ट्रार, वो उनसे पर्सनली सवाल पूछते हैं कि आप बेच रहे हैं, आपका नाम ये है, फिर उसके बाद आप इतने में बेच रहे हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत एक मतलब वो अपने तरफ से, मतलब सबसे यही सवाल पूछते हैं। मतलब करीब 50-60 लोग वहाँ पे उस हॉल में रहते हैं, और फिर वो बारी बारी से सबसे सवाल पूछते हैं यही सेम। और उस समय मतलब दोनों पक्षों को, या फिर एटलीस्ट जो बेच रहा है उसको, तो एटलीस्ट हामी भरना होता है कि हम ये चीज़ जानते हैं। ठीक है। उस समय उनके जो जूनियर्स होते हैं सब रजिस्ट्रार के, वो वेरीफाई करते हैं लोगों को कि वो जो खरीदार है वो एक्चुअली में उसका आधार से वो मैच हो रहा है। तब इस तरीके से एक काइंड ऑफ गवाही भी हो जाती है, और वो पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है उनके साइन के बाद। ठीक है। तो अगर इस तरीके से बोला जाए तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पे एक फॉर्मल तरीका चल रहा था, जिसमें कि सब रजिस्ट्रार पर्सनल इंटरेस्ट भी ले रहे थे, या फिर उनकी जो ड्यूटी थी वो कर रहे थे वो। ठीक है। ओके। सर इसमें कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं सर? इनोवेटिव तो अभी जो ईज ऑफ लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में आपने बताया, संडे को खुला रखना, या फिर होम डिलीवरी वाला जो अभी सोच रहे हैं, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में जो सोचा जा रहा है, या फिर अभी रिसेंटली आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे जो हम शेयर किए थे कि 51 सब रजिस्ट्रार को नोटिस मिला है कि आप जो कैश में लेन देन करते हैं वो नहीं करें, या फिर उसका ब्यौरा दें। तो ये सब जो है आप बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से, या फिर इससे हम लोग जो व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ और सुचिता पूर्ण बना सकते हैं। ठीक है। सर इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या, जिससे कि बाद में सबूत रहे? हाँ मतलब ऐसे भी वहाँ पे फोटोग्राफी ये सब होता है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो प्रोसीडिंग का पूरा वीडियोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, मतलब आप ऐड कर दीजिएगा। लेकिन कहीं कहीं पर रहता है, कैमरा वगैरह रहता है, पर इसको ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है। बस उसका दूसरा पक्ष जो है वो रखिएगा कि इससे मतलब प्रॉपर जो काम है उसमें बाधा नहीं आए। ठीक है। वो चीज़ का ख्याल रखना है। जो नॉर्मल प्रोसीजर है, उसके बाद फिर ये प्रॉपर सिक्योरिटी रहे, मतलब हैक नहीं हो जाए वो सारे कैमरास जो हैं। ठीक है। तो ये सब जो सेफ गार्ड्स रहते हैं उनका आपको बोलना है। ठीक। तो यही सरकार सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है, तो इसमें यही सब आपको बोल देना है
कि प्रॉपरली सभी को बोला गया है कि आप कैश में लेन देन ना करें। फिर उसके बाद संडे को भी ऑफिस खुला रखने की बात हो रही है। फिर डिजिटल सभी चीज़ों को प्रोसेस को डिजिटलाइज करने की बात हो रही है। या हो भी गया है बहुत सारी जगहों पे। तो इस तरीके से आप अपने बात रखिएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है। ये भी ईज ऑफ लिविंग से ही संबंधित है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़ा सकते हैं। सर, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक इनिशिएटिव उठाया गया है कि बुजुर्ग व्यक्तियों को घर पर ही स्वास्थ्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाया जाए। हम्म। दूसरा पॉइंट सर हम इनमें ऐड कर रहे हैं कि जो पेंशन होता है उनको काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है कॉमन सर्विस सेंटर तक जाने पर, तो हम्म। उसको अगर घर तक हम पहुंचा सके। और तीसरा देखा गया है कि बुजुर्ग होने पर फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है, तो उसको अल्टरनेटिव मेथड इसका निकालने का। हाँ, तो इसके लिए आइरिस है। जी। हाँ, और ठीक सर है। घर पर ही पैथोलॉजी जांच, फिजियोथेरेपी, बीपी वगैरह का जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी हाँ, 7/3 के तहत। ओके, गुड। और आप लोग ऐसे ही मतलब बातचीत में बोल सकते हैं कि टाइम बैंक का कॉन्सेप्ट भी लाया जा सकता है जो जापान में है। कि अगर बहुत लोग इसमें से सुने होंगे, टाइम बैंक के बारे में सुने हैं? सर टाइम स्पेंड करने के लिए जो रिवॉर्ड मिलता है, मनी। नहीं, मतलब वो मनी सॉरी। के रूप में रिवॉर्ड नहीं हो रहता है। लेकिन आप सही बोल रहे हैं, उसमें आप टाइम डिपॉजिट करते हैं। मतलब जैसे अगर आप किसी वृद्ध जो व्यक्ति है उनके साथ जाके आप टाइम स्पेंड करेंगे, उनका थोड़ा बहुत जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करेंगे, तो जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे वो एक मतलब रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर जब आप बूढ़े होंगे तो फिर कोई और यंग व्यक्ति जो है वो आपको उतना टाइम आपके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर वो उनका डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सर ये कंसेप्ट का नाम क्या है सर, एक बार फिर से टाइम दोहरा बैंक। सकते हैं? टाइम बैंक। टाइम टाइम बैंक, ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ये अभी एक आइडिया स्टेज पर है, अभी जापान में ट्राई किया गया है, तो आप लोग देखिएगा। ओके। अब एक अगला है सवाल, जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड तीनों नए लॉज का नाम बता दीजिए। सर भारतीय सर न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा साक्ष्य अधिनियम, और हम्म, नहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एविडेंस बस। एक्ट। हाँ। प्रॉपर बोलिए। सर, भारतीय न्याय भारतीय संहिता न्याय बीएनएस संहिता है। भारत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस है। और साक्ष्य अधिनियम, भारतीय हाँ, साक्ष्य अधिनियम। राइट, बीएनएस, पीएनएसएस, बीएसए, ठीक है। और इनमें इनके आने से क्या बदलाव हुए हैं, मतलब इनमें क्या बदलाव किए गए हैं जो नए वाले आए हैं पुराने के कंपैरिजन में? अच्छा, कोई पनिशमेंट सर, ऐड इसमें किया गया मुझे है क्या? याद आ रहा है कि जो पनिश कॉलोनियल माइंडसेट यस सर। वाला लॉ को हटाया गया है, रिप्रेसिव लॉ को और रिफॉर्म किया गया है, और सर डिजिटलाइजेशन को इंक्लूड किया गया है। ठीक सर है। सर मॉब जैसे लिंचिंग को एक प्रिंसिपल ऑफेंस बनाया गया है सर। हाँ, उसके क्या लिए बोल एक रहे अलग हैं? सेक्शन बनाया गया मॉब लिंचिंग। हाँ हाँ, सर ठीक है। मॉब लिंचिंग के लिए सर एक अलग सेक्शन बनाया गया है सर। ओके और ओके। सर आतंकवाद को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। ओके। और सर ये राजद्रोह को हटाकर उसके स्थान पर देश की संप्रभुता एवं एकता को मतलब विघन करने वाले एक कानून की तरह सेक्शन लाया गया है। अच्छा। और और सर सर इसमें EFIR नेशनल लाइबिलिटी। कम्युनिटी सर्विस का भी सर प्रोविजन किया गया है। हाँ, इसी को यही नया पनिशमेंट बोलते हैं। पहले जो पनिशमेंट्स थे उसमें आपका डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट, फिर उसके बाद फाइन, ये सब था। तो टोटल पहले 5 टाइप के पनिशमेंट्स थे। एक छठा पनिशमेंट ऐड किया गया जो कि कम्युनिटी सर्विस था, ठीक है, जो कि पहले नहीं था। उसके और बाद सर हाँ, बोलिए। पीएम मोदी ने बोला सर, था कि इसमें ही दंड
पीएम मोदी ने बोला था कि इसका फिलॉसफी या एम धर्मा है, नॉट डंडा। तो पुलिस सिस्टम में धर्म ऐसा शायद याद आ रहा। ठीक है। फिर उसके बाद डिजिटल प्रोसीडिंग्स जो है वो अब इसके अंदर अ, वैध हो गया है, मतलब डिजिटल प्रोसीडिंग्स को इसमें बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद फॉरेंसिक्स पर इसमें बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है। ओके, इससे क्या फायदे और होंगे? सर जीरो हाँ, बोलिए। सर जीरो एफआईआर की भी अवधारणा लाई गई है सर, एक क्या यूनिक। आपका बीच में वॉइस ब्रेक हुआ था, क्या अवधारणा? जीरो एफआईआर सर, जीरो हाँ, एफआईआर। जीरो एफआईआर, बिल्कुल। क्या होता है जीरो एफआईआर? सर जीरो एफआईआर मतलब होता है सर, अपराध कहीं भी हुआ हो सर, उसे किसी भी थाने में एफआईआर हम दर्ज करा सकते हैं, और जो जिस थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे तो अगले 24 घंटे के अंदर अमुक थाने, जिस थाने के घटना स्थल का है उस थाने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा एफआईआर। गुड। अभी बिहार के वर्तमान डीजीपी कौन है? श्री विनय कुमार। ओके। और कानूनी दस्तावेजों में जाति का जिक्र नहीं करने की बात आ रही है, इससे क्या फायदा होगा? पहले क्या नुकसान होता होगा? कास्ट असर्टिवनेस घटेगा सर। कास्ट जाति डिस्क्रिमिनेशन। आधारित जो पक्षपात होता था वो नहीं होगा। हम कास्टलेस सिस्टम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के? श्री जस्टिस सूर्यकांत। सूर्यकांत जी। ठीक। 53rd है। ओके, गुड। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर संगम सर कुमार संगम साहू। कुमार साहू। श्री संगम कुमार साहू। हाँ, श्री लगाइएगा आगे। ठीक है। संदीप कुमार साहू। हाँ, श्री लगाइएगा। जुडिशियल पेंडेंसी कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने की जरूरत है? सर ई कोर्ट हम लोग अपना रहे हैं। फिर दूसरा सर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे कि मीडिएशन कॉन्सिलेशन अपना रहे हैं। तीसरा सर की जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सुपेस प्लेटफॉर्म को यूज किया जा रहा है। और सर जजों की रेगुलर नियुक्ति होनी चाहिए। हम्म। ओके, और कोई ऐड करेंगे? ना सर, रिसेंटली बहुत सारे छोटे मोटे जो पेटी क्राइम्स थे उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, हम्म। सो दैट कि अंडर ट्रायल्स और जो प्रिजन की जो संख्या है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाता है, उसकी कमी हो जाती है। ओके, ओके। कोई समय अभी समय पर जुड़े हुए लोक हैं? अदालत लगा कर भी बहुत। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी। सैमसंग, फिर से बोलिए। सर समय समय पर लोक अदालत लगाकर बहुत सारे मामलों का निपटारा एक साथ किया जा सकता है। ठीक है। थैंक यू प्रणव सर फॉर मैसेज। और अच्छा, कोई है यहाँ पे जो सिविल कोर्ट में यूडीसी हैं या फिर कोर्ट असिस्टेंट हैं, अभी जुड़े हुए हैं क्या? यस क्योंकि सर। हाँ, हाँ, तो बता सकते हैं कि ये पेंडेंसी जो है वो क्यों, मतलब बहुत ज्यादा है? आपको अनुभव हुआ है क्या, कि कुछ समझ में आया है कि क्यों इतना ज्यादा पेंडेंसी है? सर सबसे ज्यादा तो सर स्टाफ की बहुत कमी है वहां पे। मतलब अच्छा। ऑफिस क्लर्क और बेंच क्लर्क सब दो होते हैं, कई जगह एक ही दोनों काम कर रहे हैं। तो इस वजह से केसेस में लेट होते हैं सुनवाई में। दूसरा सर फॉल्स केसेस जो होते हैं उसका भी बहुत ज्यादा संख्या है। तो हम्म। वो एक चीज है, और दूसरा बात है सर जो वर्किंग डेज है वो भी काफी कम है सिविल कोर्ट में। राइट, और तो ये कॉन्डोलेंसेस होते सर, रहते हैं बहुत ज्यादा, मतलब। ये सर ये भी। नहीं, लेकिन आपको वर्किंग डेज ही बोलना है, ये वाला नहीं बोलना है, ये सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है। ओके, और ठीक है, ये मतलब आपको कभी पोस्टपोनमेंट महसूस बोल हुआ, सकते हैं सर। कभी पोस्टपोनमेंट आपको? बहुत होता है। हाँ, सॉरी सोनू, क्या बोल रहे हैं? सॉरी सर, पोस्टपोनमेंट बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा पोस्टपोन होता है केस। हाँ, तो यही मेरा अगला सवाल था। अनुकृति हैं क्या आप?
सैमसंग से सर जो सर बोल रहे थे, या फिर अभी एग्जिट करके क्या? हाँ, शायद थोड़ी देर के लिए अभी टेम्पोररी गए हैं, ठीक है। तो बोल रहे थे कि क्या जो लेट हो रहा है, मतलब किन्हीं को अनुभव है कि ये जो लेट होता है, इसमें एक्चुअली में लोगों को इंटरेस्ट है क्या कि लेट हो केसेस? कहने का मतलब है कि दूसरे तरीके से हम अगर पुट करें कि हमें वैसे ही नेता मिलते हैं जैसा कि हम डिजर्व करते हैं, ऐसा कभी सुने होंगे आप? यानी कि हम जिस तरीके के नेता को चुनते हैं वही हमारे नेता बनते हैं। तो क्या ऐसा है क्या कि जुडिशियल केसेस जो पेंडिंग है उसमें कहीं ना कहीं दोनों पक्ष में से एक पक्ष या दोनों पक्ष कभी चाहते हैं कि हाँ थोड़ा लंबा ही चले? ऐसा है क्या? ये सर, और इसके साथ सर एक और रीजन, जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट रिस्क लेने से डरते हैं, हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर या और कोई प्रेशर की वजह से। और उनकी शक्तियां भी कम होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की शक्तियां जो है वो बहुत रिलेटिवली कम होती हैं, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट्स के आधार पे निर्णय लेना होता है। हाई कोर्ट के फैसलों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बहुत रिजिडली फॉलो करना होता है उनको, ठीक है। और कानूनी प्रक्रिया को भी उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, ठीक है। ओके। ऐसा नहीं है कि बाकियों को कम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, पर वहाँ पे इंटरप्रिटेशन का थोड़ा सा स्कोप रहता है। और डिस्क्रिमिनेशनल पावर कम होता हाँ, ठीक है। है। जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कि बेल जो है वो सब डिविजनल कोर्ट से मिल ही नहीं सकता है, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही मिलेगा। कुछ में है कि हाई कोर्ट जल्दी बेल ग्रांट कर सकता है कुछ में। तो इसीलिए ये पेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले वो पता है कि उसमें जैसे आर्म्स एक्ट ही ले लीजिए। अगर आर्म्स एक्ट में सब डिविजनल कोर्ट में अगर मामला गया है तो वहां से फर्स्ट हियरिंग में तो बेल हो ही नहीं सकती, फिर वहां से वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके फिर बेल मिल सकती है, अगर वहां पे भी नहीं हुआ तो फिर वो हाई कोर्ट जाएगा। तो ये थ्री स्टेज जो है, तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेज है वो फिर कानूनी प्रक्रिया को कंप्लीट करने का ही एक प्लेटफॉर्म रहता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेजेस में फिर बेल वगैरह मिलती है। तो इसीलिए भी ये काफी लंबी लंबी प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। ओके। अब अगला है कि विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, कुछ विशेषताएं बताइए। सर पश्चिम चंपारण के केथवलिया में किया जा रहा है। और यहाँ पूर्वी पर चंपारण। पूर्वी चंपारण में ना? जी सर, हाँ। पूर्वी चंपारण के केथवलिया में। हम्म। और इसमें शिव जी का दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिमा स्थापित किया जाएगा, जिसका लंबाई 33 फीट है और उसका वजन लगभग 210 टन है। इसका निर्माण तमिलनाडु में किया जा रहा है और यह मीनाक्षी मंदिर से प्रेरित है। ठीक है। सर अंकोरवाट टेम्पल होगा ना, ये अंकोरवाट टेम्पल से है ना ओके, ठीक है, इंस्पायर्ड? वो आप लोग चेक कर लीजिए फाइनल डिटेल्स। ओके। और सर ये इसके बारे में थोड़ा और डिटेल है सर, जो मैं ऐड करूंगा सर। ये बिहार आ चुका है और अभी इसको स्थापना की जाएगी इसकी। हम्म और सर ये भारत का लगभग सबसे बड़ा मंदिर समूह भी हो जाएगा, हम्म क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 10 सौ चौरासी मीटर और इसकी चौड़ाई 512 मीटर के आसपास। हम्म। ठीक। अब अगला सवाल है कि पीएचईडी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है? पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये बेसिकली अभी जो वाटर सप्लाई का जो इशू आया था उसमें कंटामिनेशन का इंदौर में, तो उसके बाद ये इम्पोर्टेंट हो गया है। तो बिहार के पीएचईडी मिनिस्टर कौन है? पी संजय कुमार सिंह। ओके। और सिविल इंजीनियरिंग वाला सवाल आपके लिए है कि सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की जानकारी आपको जनता की शिकायतों का निराकरण करने में किस प्रकार मदद करेगा? तो सोमू, आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी सर, वाटर रिलेटेड जवाब देना है सर। नहीं नहीं, मतलब
वाटर जो है वो अब इस न्यूज़ का सेंट्रल आइडिया था, लेकिन आप चाहें तो उसको भी पॉइंट लेकर और बाकी भी ले सकते हैं। सर सबसे पहले मॉनिटरिंग, जैसे अगर टेक्निकल पर्सन कोई फॉल्ट कर दे टेंडर में या फिर सर क्वालिटी में, तो वो मॉनिटर करके इंस्पेक्शन करके दूर कर सकते हैं। हम्म। दूसरा सर डेवलपमेंट कार्यों में बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करके फेलिसिटेट कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक। इस और इफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं सर एडमिनिस्ट्रेशन का। हम्म। बिहार के कुछ सफल स्टार्टअप्स के नाम बताइए। पढ़े हैं, न्यूज़पेपर में आता है कभी कभी। रोडवेज हाँ, गुड। रोडवेज टैक्सी, हाँ, एक मिथिला मखाना करके। ठीक है। सत्तूज। यस सर। यस हन, सर कुछ। हाँ, हनुमान। हनुमान मेडिकल सर्विसेज करके कुछ है। देहात। हाँ, देहात, राइट। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी बेस्ट प्रैक्टिस या फिर जो इनको सरकार भी हाईलाइट कर रही है, अभी स्टार्टअप यात्रा भी निकलेगा, उसमें भी इन लोगों को जगह मिलेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और तो एक बार रिपीट, सर प्लीज एक बार रिपीट कर दिएगा। किसके मतलब नाम सब। जी सर। हाँ, रोडवेज नाम है, सत्तूज नाम है, एक हनुमान से भी है, देहात। हनुमान जो है वो बेसिकली एम्बुलेंस सर्विस से रिलेटेड है या मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है। अब बताइए, नया उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन के लिए क्या। अ, हाँ, ठीक है, वसुंधरा, आपने लिख दिया। नए उद्यम शुरू करने के लिए सरकार क्या क्या प्रोत्साहन दे रही है, कोई बता सकते हैं? ये तो सवाल स्टार्टअप पॉलिसी ये सब बताइए। सर नई औद्योगिक नीति 2025 अभी गवर्नमेंट लेके आई है। उसके बाद हम्म। सर स्टार्टअप नीति भी है। ओके। कि सर इतना रिकॉल कर पा रही हूँ। सर बिहार में 2016 की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति है। और इसके अलावा सर अभी हाल ही में औद्योगिक पैकेज जो आया है सर, जिसमें 100 करोड़ और 1000 लोगों को जो भी कंपनी शामिल करेगी और 100 करोड़ निवेश करेगी, उन्हें 10 एकड़ की भूमि मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा सर 1000 करोड़ निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ भूमि, और जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होंगी उन वो अगर यहाँ पे निवेश करेंगी तो उनको भी 10 एकड़ भूमि मुफ्त दी जाएगी। इसके ओके। अलावा सर सर जो इसमें बियाडा है वो इथेनॉल इंडस्ट्रीज में जो उनका कुल भूमि है उसका 25% इथेनॉल इंडस्ट्रीज में देंगे। और इसके अलावा सर एक बिहार बियाडा की एमनेस्टी पॉलिसी जो है वो बंद पड़े हुए उद्योगों को दोबारा से शुरू करेगी। और जो कानूनी समस्याएं हैं वो जो न्यायालय है उससे बाहर इसको 1% जो कुल भूमि का है या फिर कुल उद्योग का है उसके 1% लागत के साथ इसका न्यायालय के बाहर समाधान करेगी। ठीक है, इसमें सर बेसिकली आप सारे इंडस्ट्रीज के बारे में बताए। स्टार्टअप जो है वो उसका डेफिनेशन जरूर देख लीजिएगा, स्टार्टअप क्या होता है, उसमें उसका क्या रेवेन्यू लिमिट है या फिर कितने साल तक का वो होना चाहिए, तो इसके आधार पर स्टार्टअप को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग देख लिया। फिर वो स्टार्टअप के लिए जो जो सॉरी स्कीम्स है, चाहे वो स्टार्टअप पॉलिसी हो, चाहे उनको रिबेट हो किसी मतलब जीएसटी में, उसके बाद लेबर के लिए जो ईपीएफ होता है, उन सब चीज़ों में अगर कोई रिबेट रिबेट है या फिर हॉलीडे है, टैक्स हॉलीडे, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो सर हम लोग अभी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हाँ। आ सकता है सर इसमें सर। हाँ, प्रियेश बोलिए। मुख्य मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग अभी करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन के एंड पे आ रहे हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे आज का मॉक इंटरव्यू। प्रणव सर भी ज्वाइन किए हैं। सर, आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए। गुड और आप। इवनिंग एंड वेलकम सर।
हाँ, म्यूट हैं सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आप गाइड कर रहे हैं, वो तो हमको पता ही था जब आपके स्टूडेंट खुद रहे हैं तो मेरे पास एक्चुअली क्या है, टाइम का बहुत अभाव है। हम 8 बजे हम ऑफिस से आए हैं, लेकिन हम गाड़ी में ही ज्वाइन कर लिए थे कि सर का लेक्चर सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छा कुछ समझ में आएगा। तो आप तो अच्छा सर गाइड कर ही रहे हैं, बाकी मॉक इंटरव्यू अगर चालू करते हैं अभी तो फिर हम कुछ पूछते हाँ, हैं तो अभी शुरू करते हैं, बिल्कुल। सर। फर्स्ट, अभी आरती कुमारी प्रेजेंट है क्या? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग आरती। कहाँ से जुड़ रहे हैं आप? सर पटना से। अच्छा अच्छा, ओके। और ये आप अपना बिना नाम बताए हुए एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैंने अपने 10th एवं 12th की पढ़ाई बिहार बोर्ड से कंप्लीट की है। उसके पश्चात मैंने अपना स्नातक भौतिकी विषय से वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से 2023 में कंप्लीट किया है। हम्म। तत्पश्चात मैं उस 2023 से सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मेरा ऑप्शनल भूगोल विषय रहा है। ओके, ठीक है। तो आप वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से हैं। यस सर। वीर कुंवर जी का कंट्रीब्यूशन बताइए। सर वीर कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानायक थे, जिन्होंने 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र लड़ाई लड़ी थी। अच्छा, आपके कॉलेज में आप क्या वहाँ पे अच्छा लगा आपको, क्या अच्छाई थी वहाँ पे? अ, सर वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, क्षेत्रीय विषयों से कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है, और सर सिलेबस जो होता है, सेशन जो होता है, समय से पूरा किया जाता है। अच्छा, और कुछ जो बदलना चाहेंगे आप वहाँ पे? सर रोजगार और कौशल का जो मतलब कि शिक्षा और रोजगार में जो गैप है वो हम कंप्लीट करना चाहेंगे, मतलब गैप जो है वो भरना चाहेंगे सर, यानी कि जो वहाँ का सिलेबस है स्थानीय को जो रोजगार है उसके उन्मुख करना चाहेंगे सर। अच्छा अच्छा, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? सर एक योग्य नागरिक बनना, और साथ मेरे जो लक्ष्य है लाइफ के लेकर उसे पूरा करना। अच्छा, फिजिक्स आपका ऑनर्स सब्जेक्ट रहा है। ये यस सर। फिजिक्स का कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या यूज है? सर फिजिक्स मुख्य रूप से मुझे तार्किक सोच और टू द पॉइंट बोले तो निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। ये कोई भी प्रॉब्लम को साइंटिफिक वे में सोचने का एक वे प्रदान करता है सर। अच्छा, न्यूटन का प्रथम फर्स्ट लॉ क्या है? ये से जड़त्व के नियम से संबंधित है सर, जिसमें बोला जाता है कि जब तक कोई भी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो वो अपनी अवस्था को बरकरार रखना चाहेगा। इसका एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इस्तेमाल देखती हैं? यस सर। एडमिनिस्ट्रेशन में इसे देखा जाए तो बोलेंगे कि कोई भी अ, कोई भी व्यक्ति को जब तक बाहरी प्रेरणा या कोई इनिशिएटिव नहीं मिलता है तब तक उसी वे में वो बरकरार रखा जाता है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए एक फोर्स यानी पुल फैक्टर की जरूरत होती है। अच्छा, ये एनर्जी और पावर में क्या अंतर होता है? एनर्जी एवं पावर, सॉरी सर, अच्छा, नहीं ये समझ पाए। कार्य, वर्क समझते हैं? यस सर। वर्क डन होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? सर विस्थापन होना चाहिए। विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा? नहीं सर। अच्छा, एंट्रोपी का क्या मतलब होता है? एंट्रोपी, सॉरी सर, नहीं समझ पाया। अच्छा, हो सकता है मैं इंग्लिश हिंदी अनुवाद के कारण इस समस्या आ रही होगी। ये कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि आपका एटॉमिक नंबर जो है वो बदल सकता है? एटॉमिक नंबर, हाँ, प्रोटॉन का नंबर। सॉरी सर, नहीं पता है। अच्छा, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम सुने हैं? यस सर। ओके, ठीक है।
ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, रहा है। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या अंतर होता है? सर फिजिकल ज्योग्राफी मुख्य रूप से भूभौतिकी यानी कि पृथ्वी के जो आकार है उसके बारे में, यानी कि पठार, पर्वत, ये सब की संरचनाओं के बारे में जानने का होता है। अच्छा। वहीं जो मानव भूगोल होता है, मानव की बसावट, जनसंख्या घनत्व, ये सब के बारे में अध्ययन होता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों में से कौन सा ज्यादा यूजफुल है? सर दोनों का ही यूज है। जैसे शहरीकरण के लिए मानव भूगोल का अध्ययन इम्पोर्टेंट है, तो वहीं आपदा प्रबंधन के लिए फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये आपदा प्रबंधन के स्टेजेस बता सकते हैं? सर 3 स्टेजेस होते हैं। 3 या आपदा 4? पूर्व, आपदा के अ, सर जितना रिकॉल कर पा रहे हैं अभी हम 3 ही रिकॉल कर पा रहे हैं। अच्छा, तो तीनों का नाम बता दीजिए। सर आपदा पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा के पश्चात। अच्छा, अगर आप एसडीएम रहेंगे किसी सब डिवीजन में, तो आपका इन सभी में से किस में ज्यादा रोल रहेगा? सर मेरा फोकस तीनों पर ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले कोई भी आपदा को कम करने का कोशिश किया जाता है। यानी कि जिस क्षेत्र में मेरा पोस्टिंग रहेगा, मैं कोशिश करूंगी कि वहां आपदा आने से पहले ही वो तैयारी कर लिया जाए। बाकी सर अगर आपदा के दौरान भी जितनी मतलब मदद किया जा सकता है, जितना मेरे तरफ से किया जा सकता है, कोशिश करेंगे आपदा के पश्चात भी। अच्छा, ये पॉपुलेशन जो है भारत बिहार के लिए, वो समस्या है मतलब वरदान है या अभिशाप है? सर बोथ वे में लिया जा सकता है। बोध नहीं, आ, कोई एक बताइए। सर बिहार के वे में देखे तो सर अभी अभी के सिनेरियो में ये अ, वरदान कम, बोझ थोड़ा प्रतीत हो रहा है। आप प्रशासन में आ रही हैं, खैर ठीक है। आपका हॉबी लिसनिंग सॉन्ग है। यस सर। आप सॉन्ग क्यों सुनती हैं? सर सॉन्ग मुझे मेंटल स्ट्रेस दूर करने में मदद करता है सर। किनके पढ़ाई के किनके दौरान जो किनके सॉन्ग्स आप ज्यादा सुनती हैं? सर एक सॉन्ग ब्रह्म कुमारी अस्मिता द्वारा लिखा गया और गाया गया है, ये मत कहो खुदा से। और एक गाना है सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल द्वारा गाया गया है, कर हर मैदान फतेह। मुख्य रूप से मैं ये 2 गाना सुनती हूँ। अच्छा, सिर्फ दो ही सुनती हैं, गाती भी हैं? सर गाते तो नहीं है, सुनते अच्छा, हैं केवल। लता मंगेशकर का गाना नहीं सुनती हैं? सर सुनते हैं लेकिन कभी कभी। अच्छा, उनको कब भारत रत्न मिला था? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, क्लासिकल म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट है? सर इंटरेस्ट कोई खास इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो नहीं है, मतलब सुनते नहीं है मुख्य रूप से सर। आज के जनरेशन के जो सॉन्ग है वही सुनते हैं। अच्छा, ये गाना सुनना जो है वो वास्तविकता से भागने का कोई तरीका है क्या, या फिर आप कैसे इसको देखती है? हाँ सर गाना सुनना आपको एक सुनने का कला प्रदान करता है। हम देखते हैं कि एज अ प्रशासक के तौर पर एक प्रशासक को सुनने की कला होनी चाहिए, ताकि वो लोगों की बात सुने और समझे और उसका समाधान दे पाए। बहुत लोगों को प्रायः देखा जाता है कि कान में ईयरफोन लगा के वो सारा काम कर रहे होते हैं, तो क्या ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है? हाँ सर डिस्ट्रैक्शन नहीं बोला जा सकता है, वो अपने लाइफ को उस तरीके से एंजॉय करते हैं। तो फिर क्यों मतलब कानून व्यवस्था में जो सिग्नल पे लोग रहते हैं, सिपाही रहते हैं, या फिर वो आपको इसके लिए फाइन करते हैं अगर आप ईयरफोन वगैरह लगाए हुए हैं या फिर म्यूजिक सुन रहे हैं, तो अगर इतना ही अच्छा है तो? सर सुनना अच्छा है, लेकिन सर जहां पर अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहां सुनना बेटर नहीं होगा, क्योंकि बोला जाता है कि अति हाँ, सर्वत्र वर्ज्यते। बिल्कुल सर बिल्कुल। अति जहां भी होगा वो गलत होगा। ठीक है। सर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? हम हॉबी से ही स्टार्ट करते हैं। आरती जी, आप बताइएगा थोड़ा सा हमको कि ये म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड वो कौन सा होता है सर वर्ल्ड ग्रैमी लेवल अवार्ड पे? होता है। इस बार ग्रैमी किसको मिला अवार्ड है? सर शक्ति बैंड को मिला है, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद है नहीं, एग्जैक्ट सिंगर। जान लीजिए। ये पहला क्वेश्चन यही हमको लगता है पूछा जाएगा। सिंपल ओके क्वेश्चन सर हम बेसिक है, देख यही लेंगे। पूछा जाएगा अगर वो पूछे तो।
अच्छा, आप बताइएगा, जब ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है तो अरावली जो है उसके बारे में कुछ बताइए। अभी चर्चा में रहा है, क्यों रहा, और इसका क्या उत्पत्ति कैसे हुआ अरावली का। सर, अरावली का उत्पत्ति पहले बताना चाहेंगे हम। सर, अरावली का उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में ही हुआ था। सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता है। कैसा पर्वत है वो, किस प्रकार का। अवशिष्ट पर्वत है। अच्छा, इसको हम ये फोल्डेड माउंटेन कहे तो गलत हो जाएगा। अवशिष्ट वलित पर्वत बोला जा सकता है इसको सर। अच्छा, अवशिष्ट क्यों हुआ है, क्या कारण है इसका। घर्षण के कारण और सरकटाव के कारण ये अपनी ऊंचाई और चौड़ाई को खो दिया है, लगभग वो खोते जा रहा है, जिसके कारण अवशिष्ट पर्वत बोला जाता अच्छा। है। अच्छा, तो राष्ट्रपति जो भवन बना है वो किस पहाड़ी पे स्थित है। और रायसीमा पहाड़ी पर है। रायसीना, ठीक है। अच्छा, रायसीना आप है सर। बताइए कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, हॉबी है, तो दो संगीतकार का हमको नाम बता दीजिए। सर, पहले तो हम बोले जो मेरे फेवरेट सिंगर है ब्रह्म कुमारी अस्मिता का हम सॉन्ग सुनते हैं। और सर, अभी ए आर रहमान भी है जो मोटिवेशनल सॉन्ग गाते हैं। अभी इतना ही हम्म। रिकॉल कर पाए। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या है। और सर, बिहार पुलिस सेवा है। उसके बाद हम्म। बिहार नगर पालिका सेवा है। हम्म। तो उसके बाद सर, आरडीओ है, देन आरओ है। बिहार प्रशासनिक सेवा से क्या दिक्कत है आपको। सर, मेरा एज क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पा रहा था। अच्छा, ये जो वाला। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, तो बताइए, प्रकाश सिंह बादल कमेटी के बारे में कुछ बताइए। बिहार पुलिस सर्विस से आपका है तो क्या वो सुझाव दिए थे। सॉरी नहीं सर, पता नहीं है। पता। नहीं, देख लेंगे हम। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। आपका म्यूट है सर, माइक थोड़ा सा हाँ उसका। हाँ, थैंक यू सर। अभी जो अमेरिका ने रशिया का एक शिप कैप्चर कर लिया था, उसका नाम जानते हैं? सॉरी सर, याद नहीं है अभी। ओके, ठीक। थैंक यू, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। थैंक यू सर। हम एक सजेशन देना चाहते हैं आपको। अब इंटरव्यू समाप्त हो गया, जैसे आप म्यूजिक आपका है, अभी यस सर। सिलेक्टिव जाके होके नहीं जा सकते कि हमको तो यही सुने, हमको इसी से पूछिए। तो आपको ओके ओवरऑल सर। पूछ सकता है वो शास्त्रीय संगीत, राग, लिरिक्स क्या होता है, सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, तबला क्या प्रकार क्या, तो वो सब भी पूछ सकता है। पूछा है, इसीलिए हम आपसे पूछे, मुझसे भी पूछा है। मेरा एक चार इंटरव्यू में मेरा चार हॉबी चेंज हुआ है क्योंकि हम आज तक क्लियर नहीं हो पाए कि मेरा हॉबी क्या है। तो मेरा पहला जो इंटरव्यू था इसमें ये सब पूछा गया था हमसे सवाल, इसीलिए हम वही सवाल आपको पूछे। लता मंगेशकर तो करना ही है, पंडित भीमसेन जोशी जो है उनके बारे में अच्छा से जान लीजिए। तो सर, और शास्त्रीय संगीत के बारे में भी जानकारी लेना पड़ेगा पूरा। हाँ, हल्का बेसिक तो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये सब ओके। बेसिक, आप ये नहीं सोच सकते हमको जो मोटिवेशनल सुनते हैं तो बाकी सब खराब म्यूजिक है या नहीं सुनते हैं, या आप नहीं बीच सर, में बोल दे कि सुनते हैं, आजकल एग्जैक्ट नहीं याद आ पा रहा था। आजकल का म्यूजिक सुन रहे हैं तो फिर आजकल में ओके। बहुत ज्यादा पॉप म्यूजिक ये सब में चले जाएंगे वो। तो उनका मन है, वो पूछ सकते हैं। तो सिलेक्टिव ये नहीं कि हमको इसी यही सुनते हैं इसलिए हमसे इसी से पूछिए, नहीं पूछे। थोड़ा ब्रॉड एक्सपेक्ट रहिएगा। ज्योग्राफी का जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है उस पर अच्छा पकड़ बनाइए, उसमें लड़खड़ाइए नहीं, क्योंकि तो आपका कोर विषय है, ऑप्शनल है। तो उसमें फिजिक्स में जैसा सर पूछ रहे थे क्वेश्चन, तो अप्लाइड फिजिक्स जो है, जो कॉमन यूज होता है, उसके बारे में आप अच्छे से जान लीजिए। तो वो सब सब ध्यान दीजिए। बाकी सर का डेली आप सुना करिए, बाकी सर बताएंगे और कुछ। ठीक है। थैंक यू। आपका सही है, मतलब आप जो बीच बीच में जैसे यही म्यूजिक वाले में बिल्कुल नैरो डाउन कर गई थी। बाकी आपका जो प्रेजेंस है, बातचीत करने का तरीका ठीक है। आप बस और अपने नॉलेज पार्ट पे थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, और हो जाएगा। जैसे और कुछ कुछ जो पॉपुलर फिजिक्स के टर्म्स हैं, उसका इंग्लिश वर्ड भी आप पता करके रखिएगा, ठीक है। कई बार सर, एंट्रोपिक पता था लेकिन हम बोल नहीं पाए, एग्जैक्टली नहीं बोल पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पता रहता है, बोल नहीं पाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। एंट्रोपी का प्रशासन में क्या एप्लीकेशन है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ओके। या फिर कैसे उसको प्रशासन से जोड़ सकते हैं या फिर समाज से जोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नेक्स्ट तेजस्वी कुमारी हैं क्या प्रेजेंट?
तेजस्वी जी ने मुझे आज मैसेज किया था कि वो प्रेजेंट नहीं हो पाएंगी। और अरविंद जी भी शायद आज प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है अनफॉर्चुनेटली। तो वो थोड़ा इसमें है। तो अजहर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आप अपना कैमरा ऑन। सर दिख रहे हैं हम आपको। हाँ, आप विजिबल हैं, कंफर्टेबल हैं। जी सर। ओके। कहाँ से जुड़ रहे हैं? पटना से सर। अच्छा, पटना से ही। डीवी हो गया? जी सर। ओके, कब है इंटरव्यू? मेरा 6 को है सर। अच्छा, 6 तारीख को है। 6 तैयारी और कैसी 7 को। चल रही है? जी। चल रही है सर, अभी तो ओके। मॉक्स चल रहे हैं सर। इंटरव्यू बेसिकली व्यक्तित्व का परीक्षण है, ज्ञान का नहीं। तो आप जहाँ पे भी नहीं आएगा वहाँ पे आप सॉरी बोल सकते हैं, या फिर नहीं आता है बोल सकते हैं। बाकी जी सर। हम लोग शुरू करते हैं। आप बिना अपना नाम बताए हुए अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। सर मैंने 2020 में अपना ग्रेजुएशन बनवाड़ी शंकर कॉलेज सहरसा से कंप्लीट किया है। इसके बाद मैंने इंग्लिश में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मनोहर लाल टेक्निकल कॉलेज सहरसा से, और इसके बाद मैंने अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन भी इसी कॉलेज से 2025 में कंप्लीट किया है। और सर मेरी हॉबी क्रिकेट देखना और खेलना है। अच्छा। तो आप कुछ कहीं पे कुछ काम भी किए हैं, या फिर पढ़ाई कर रहे हैं? हम्म, हाँ सर, अभी तो फिलहाल में पढ़ाई ही चल रही है। अच्छा, ठीक है। आपका ये इंग्लिश ऑनर्स रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको कौन सा, मतलब इंग्लिश अगर ऑनर्स को डिवाइड करें तो कौन कौन से फेजेस होते हैं? सर कुल 3 पार्ट्स में थे ये। अब तो अगर ब्रिटिश इंग्लिश से स्टार्ट करते करें तो सर सबसे पहले जो प्री इंग्लिश आते हैं सर, जो 400 से लेके और लगभग 1000 ईस्वी तक आते हैं। इसके बाद सर मिडिल इंग्लिश आता है सर, 1000 से लेके 1400 ईस्वी तक, एडी तक। और इसके बाद सर अलग अलग पेजेज आते हैं जिसमें सर रोमांटिक पीरियड है, नियो क्लासिकल पीरियड है, उसके बाद विक्टोरियन एज है, और सर अभी हाल ही में जो अभी चल रहा है सर मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न है। अच्छा, ब्रिटिश लिटरेचर और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में क्या अंतर है? सर ब्रिटिश लिटरेचर मेनली जो ब्रिटेन से शुरू हुआ और ब्रिटेन के राइटर्स ने वहाँ से शुरू किया है। और इंडियन लिटरेचर सर बहुत बाद में, जब भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था आई और वहाँ से लैंग्वेज जब भारत में आया, तो उसके बाद भारत में सर इसका विकास हुआ है। अच्छा, नॉवेल और ड्रामा में कौन सा ज्यादा इफेक्टिव माध्यम है? सर दर्शकों से जुड़ने के लिए ड्रामा ज्यादा इफेक्टिव माध्यम है, क्योंकि हम इसके साथ लोगों को दिखा कर कुछ बता सकते हैं या समझा अच्छा, सकते मेटाफर और सिमिली में क्या अंतर होता है? हैं। सर मेटाफर एक कंपैरिजन करने वाली टर्म्स है, या फिर लिटरेरी टर्म्स बोलते हैं सर इसको, जिसमें किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं कॉन्सीट के द्वारा। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल सर जैसे कि सर जॉन डन ने एक कंपैरिजन किया है सर, एक कंपास को अपने और अपने बिलवेड के साथ, कंपास के 2 एंगल को। और सर उन्होंने ही एक और कंपैरिजन किया है सर, एक मॉस्किटो को का कंपैरिजन दिया है सर। उसमें वो कहते हैं कि अगर मॉस्किटो ने मेरा और मेरे बिलवेड का ब्लड चूस लिया तो हम दोनों एक हो गए, सर इस टाइप का कंपैरिजन। और सिमिली में सर मोस्टली जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एज और लाइक का यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है। ये ऐसे और रिपोर्ट में क्या अंतर होता है? सर इससे और सर दूसरा मैं समझ नहीं पाया। हाँ, सॉरी। सर एसए के साथ और दूसरा टर्म क्या था? रिपोर्ट, रिपोर्ट। सॉरी सर, मैं रिपोर्ट नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। एसडीएम के लिए मतलब एसडीएम रिपोर्ट्स वगैरह लिखते हैं, तो वो जानते हैं जी आप? सर। जी सर। जी सर। अच्छा,
कई बार कहा जाता है कि अभी इंग्लिश लिटरेचर जो है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इंग्लिश अभी बहुत सारा नहीं, जॉब क्रिएट कर लिटरेचर, रहा है। इंग्लिश लिटरेचर लिटरेचर पढ़ के क्या प्रशासन में कोई मदद मिलती है? बिल्कुल सर। लिटरेचर पढ़ने के बाद जो हमें योजनाओं को लागू करने में, उसे समझने में बहुत मदद मिलती है। और सर जो भी मोस्टली इंडिया में जो भी आती है चीजें, वो इसको और सर समाज के साथ जोड़ कर देखने में मदद करती अच्छा, है। आपका कहते हैं कि ज्योग्राफी। सर ओके ओके, आपका ज्योग्राफी सर ऑप्शनल है। कहते हैं कि सर मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। कहते हैं सर, साहित्य समाज का दर्पण होता है। ओके। तो यह समाज के बारे में समझ देती है, और उसके हिसाब से हमें यह बेहतर बनाने में मदद करती है, सर लिटरेचर। अच्छा, ये आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। रिवर इंटरलिंकिंग जी सर। करने की बात की जाती है, क्या ये फायदेमंद सॉल्यूशन है? सर लीवर इंटरलिंकिंग बड़े पैमाने पर तो फायदेमंद नहीं भी हो सकती है, लेकिन सर अगर छोटे क्षेत्रों में इसको किया जाए तो सर ये जरूर फायदेमंद हो सकती है। जैसे सर बिहार में कोसी मेची लिंक परियोजना आई है, तो यह जो हमारे बिहार के पूर्वी क्षेत्र है उसमें फायदा करेगी, क्योंकि यह सिंचाई और जल संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराती है। अच्छा अच्छा। और साथ ही यह बाढ़ का प्रबंधन में भी मदद करती है। ये अर्थक्वेक किस प्लेट बाउंड्री पर ज्यादा आता है? सर अर्थक्वेक अभिसारी प्लेट जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है सर, उस पे ज्यादातर आते हैं। क्योंकि भारत सर में जब प्लेट सबसे वल्नरेबल एरिया कौन सा है? भारत में सर हिमालय का क्षेत्र सबसे वल्नरेबल है, क्योंकि यह भूकंप जोन 5 के क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा अच्छा। ये बाढ़ से निपटने के लिए आप क्या क्या ये समाधान या फिर क्या क्या तरीके हैं आपके पास? सर बाढ़ से निपटने के लिए अभी तो सर बिहार सरकार जो कोसी मेची लिंक परियोजना उत्तर बिहार में लेकर के आई है। इसके अलावा और क्षेत्रों में देखा जाए तो सर बाढ़ एक आपदा के रूप में है, तो आपदा के रूप में भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो सर नदियों को दोबारा से पुनर्जीवित करना, उसके सिल्टेशन को हटाना, और उसके क्षेत्र में जो पहले जो नदी नाले थे उनको साफ करवाना और उनको पुनर्जीवित करना बहुत लाभदायक हो सकता है, क्योंकि वो सर ग्राउंड वाटर के एक रिसोर्सेस हैं जिनको भर दिए जाने से अभी सर बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर तक पानी नहीं जा पा रहा है, इसीलिए बाढ़ की समस्या बढ़ रही है। अच्छा, ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स का सब्जेक्ट है क्या? नहीं सर, ज्योग्राफी को हम प्रकृति से जोड़ करके मुख्य रूप से देखते हैं। मानव और जो हमारी पृथ्वी है उसके संबंधों का यह अध्ययन है। अच्छा, ये इजराइल और फिर अभी भारत और इजराइल जो है फिर से अभी बीच में न्यूज में आए थे, आतंकवाद को लेकर दोनों अभी साझेदारी कर रहे हैं। तो इजराइल के सराउंडिंग कंट्रीज बता दीजिए। सर इजराइल के ऊपर तो साथ में जो सा है सर, वो फिलिस्तीन का ही एरिया है सर, जो गाजा पट्टी है। इसके अलावा सर जॉर्डन की कुछ सीमा इजराइल से लगती है। इसके अलावा सर मैं और तो याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, गोलन हाइट्स के बारे में जानते हैं? गोलन हाइट्स सर इजराइल और मिस्र के बीच का क्षेत्र है। ये सर थोड़ा ऊंचाई का क्षेत्र और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। अगर कुछ नहीं पता है तो थोड़ा सा कम गेस करें। जी ठीक है, कोई बात सर। नहीं है, चेक कर लीजिएगा। आपका जी क्रिकेट हॉबी है, सचिन तेंदुलकर जी सर। जी का रिकॉर्ड बता सकते हैं? सचिन तेंदुलकर सर, उन्होंने वनडे क्रिकेट में 51 और टेस्ट क्रिकेट में 49 सेंचुरी, लगभग टोटल दोनों मिला करके 100 सेंचुरीज है सर उनके। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन भी है सर वो अच्छा, वर्ल्ड क्रिकेट एशेज में। सीरीज कौन जीते? एशिया सीरीज अभी हाल ही में समाप्त हुई है सर, जिसको 4-1 से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। अच्छा, ये क्रिकेट का इतिहास आपको पता है, सबसे पहला ओडीआई वर्ल्ड कप किसने जीता था? सबसे पहला ओडीआई वर्ल्ड कप सर 1975 में हुआ था, और इसे वेस्ट इंडीज ने जीता था। अच्छा अच्छा। और आपके क्रिकेट में कोई फेवरेट प्लेयर?
सर मेरे फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा है। अच्छा, रोहित शर्मा है। उनसे आप क्या सीखते हैं, या फिर उनमें क्या आपको अच्छा लगता है? सर एक तो उनकी जो टीम मैनेजमेंट और एज ए लीडर की क्वालिटी है सर, वो अच्छा लगता है। और दूसरा सर उनका जो देश के प्रति पैशन है सर, वो भी। क्योंकि एक इंटरव्यू में मैंने उनको कहते हुए सुना था सर, जब उनसे पूछा गया था आपके स्टेट का नाम, तो उन्होंने इंडिया बोला था। तो क्या आप में भी ये दोनों क्वालिटीज हैं, या आप इनकलकेट जी कर रहे सर। हैं? हाँ जी सर, मेरे अंदर भी मुझे लगता है कि सर ऐसी क्वालिटीज है। अच्छा, उदाहरण दीजिए जब आपने कोई लीडरशिप किया हो। सर मैंने अपने स्कूल टाइम में एज ए क्लास मॉनिटर अपना सर क्लास 4 तक मैं एज ए क्लास मॉनिटर रहा हूँ। अच्छा, आपको उसके इलेक्ट बाद किया गया था, या फिर आपको मैडम के आप फेवरेट थे इसीलिए बना दिया गया था? नहीं सर, मुझे इलेक्ट किया गया था। अच्छा, ठीक। सर। चलिए, सबसे पहले बधाई हो, हमारे जिले के हैं अजहर जी। जी सर। सहरसा के बारे में बताइए कुछ। सहरसा सर ये 1702 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है सर, जो कि मिथिला के क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर कोसी नदी आती है। इसके अलावा सर इसके उत्तर में सुपौल जिला लगता है सर। इसके पूर्व में मधेपुरा। इसके दक्षिण में खगड़िया, और इसके पश्चिम में दरभंगा जिले से इसकी सीमा लगती है। लगभग 20 लाख की आबादी है सर। और कोसी नदी का क्षेत्र होने के कारण यह बाढ़ से भी प्रभावित रहता है। मेरा सर, क्या लगता है संपर्क टूट गया है? नहीं। हाँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है सर। हम्म। हमको खेलो, हाँ, खेले के बारे में जानते हैं? आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है, अभी बेहतर है। पूरे क्या है, सुनते हैं लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं तो। हम्म। सर, पहला लाइन जो रहता है वो क्लियर रहता है, बाद में थोड़ा सा। सर, आपको आ रही है आवाज? अच्छा, तब तो सर आप जी सर। कंटिन्यू। नहीं सर, की आवाज हाँ, पूरी तरीके से तो नहीं आ आप कंटिन्यू करिए, हम दूसरा डिवाइस से जुड़ते हैं एक बार। हाँ हाँ, ठीक ठीक है सर। रही। तब तक आप कंटिन्यू दूसरा डिवाइस से ओके जुड़ते ओके। हैं। अच्छा, ये आज ईडी बहुत न्यूज में आ गया है। तो आप बता सकते हैं कि ये ईडी का क्या काम होता है, और ये कौन से कानून से इसको शक्तियां मिलती हैं? है, पर सर इसका काम भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई चीजों की जांच करना है। पर सर इसके कानून के विषय में मुझे जानकारी नहीं है सर। हम्म। ओके। और क्या हम कह सकते हैं कि ईडी जो है वो अब सिर्फ डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल होती है? नहीं सर, इसका मुख्य कार्य जो जांच करना है सर, तो ये इनको अपना कार्य करना ही चाहिए सर। ओके ओके, ठीक है। आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। थैंक यू। ठीक है, आपको कैसा महसूस हुआ आज मॉक इंटरव्यू? अच्छा रहता है सर इंटरव्यू। पर मुझे लगता है सर कभी कभी केस के चक्कर में या फिर ऐसा कुछ कुछ ज्यादा बोल देते हैं सर हम। नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपकी वॉइस और और सर थोड़ा सा
हाँ सर, और सर मुझे एक दो रिव्यू मिले हैं सर, उसमें ऐसा बताया गया है कि मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी ज्यादा है और लाउडनेस कम है सर वॉइस में। यहाँ पे तो आपकी बोलने की स्पीड मुझे ठीक लगी। ठीक है, चाहे आप प्रैक्टिस सेशन में करंट अफेयर्स रिवीजन में जुड़ते हो या फिर अभी जो आपने बोला इसमें भी आपने बहुत ही अच्छे से बोला। हो सकता है कि फिजिकली जब आप प्रेजेंट होते हो तो मे भी वहाँ पे स्पीड में बोलते हो, पर ऑनलाइन तो आपकी स्पीड ठीक है। ठीक है, और जहाँ तक रहा सवाल की नहीं वॉइस सर, कम इतनी का, ही तो स्पीड है वहाँ पे आप एक जी। फेयर असेसमेंट ले लीजिएगा कि आपके कितने सॉरी कितने दूरी पर पैनल मेंबर्स हैं। जनरली पास ही बैठते हैं तो उन तक अगर आवाज पहुंच जाएगी तो ठीक है। कोई कोई पैनल जो होता है वो थोड़ा दूर बैठते हैं, तो वहां पे फिर आपको आपकी आवाज जी। मतलब एटलीस्ट जो सवाल पूछ रहे हैं उन तक तो पहुंचना ही चाहिए। ठीक है, सब तक पहुंच जाए जी। तो और बेहतर। ओके, जी। ठीक है। तो आप और सर कुछ सुझाव सर मेरे लिए? सुझाव मतलब एज सच इंग्लिश पे थोड़ा मेहनत कीजिए। इंग्लिश से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और जी। लास्ट वाला जो आई थिंक फर्स्ट या सेकंड कोहोर्ट का जो था उसके जो कुछ सवाल थे वो भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद कुछ कुछ दो जी। बहुत फेमस ऑथर्स हैं वो सब का देख लीजिएगा। ये ये दो तो सर, एक तो विलियम शेक्सपियर और जॉफरी चौसर, और जॉन किट्स, एक डब्ल्यू बी येट्स। तो सर ये सब मैंने पढ़ा है सर स्टेट के सिलेबस के टाइम पे भी, इनको अच्छे से। हाँ हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा मेरा ये सजेशन रहेगा ना सर कि जैसे इंडियन जो इंग्लिश लिटरेचर के हैं हाँ उनके हाँ बारे में जान लेना है, बुकर प्राइज ये सब सारा थोड़ा सा वो देखना है, बिल्कुल। रुदंती राय के बारे में, ये सब जो भी है थोड़ा सा हाँ देख ले सर, तो बेटर। इंडियन लिटरेचर में इंडियन लिटरेचर एक दो को पढ़ा है सर, बामा को, जैसे सर मुल्क राजानंद को। नहीं नहीं, आप जो मतलब पढ़ रहे हैं बेसिक वो जान ऐसे लीजिए। राइटर्स वो को कुछ पढ़ा है सर, हाँ, आप प्रसादी सिलेबस सर के को। बारे बोल रहे हैं तो अजहर। सर जो बता रहे हैं वो जीके से कनेक्ट करके वहां पे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि उनके पास जीके एक बहुत ही जी सर। बड़ा सोर्स रहता है सवाल पूछने का। ठीक है, ओके सर। क्योंकि जो जी सर। मेंबर्स इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे फिर भी उन्हें इंग्लिश लिटरेचर वर्ड लिटरेचर अगर वो पकड़ लेंगे तो फिर वो जीके से सवाल पूछने लग जाएंगे। बिल्कुल। ओके। ओके, जी। ठीक है। और नेक्स्ट, अभी तो आज के कोहॉर्ट के सारे मेंबर्स हो गए। कोई जो नेक्स्ट कोहॉर्ट से आना चाहते हैं क्या? वसुंधरा, राजेश रंजन, सूरज कुमार झा और शालिनी सिन्हा, कोई प्रेजेंट है इसमें से या और देना चाहते हैं क्या आज मॉक इंटरव्यू? कोई जो इम्प्रॉम्प्टू देना चाहते हैं, मतलब फिर से पहले या तो दिए हुए हों। सर भी हैं तो सर के भी एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। सर तो मैं देना चाहती हूँ, बट सर मैं मतलब फॉर्मल ड्रेस में नहीं हूँ, तो कोई सर दे कोई सकते? दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। तो आप कैमरा ऑफ ही रखेंगे या फिर ऑन रखेंगे? मैं ऑन कर लेती हूँ सर। ओके। एक्चुअली ऑन नहीं हो रहा है, सॉरी सर। ओके, ठीक है, कभी कभी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। वैसे बोर्ड वहाँ पे जो इंटरव्यू होता है उसमें वो लोग डायरेक्ट ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया या फिर कब किया, किस सब्जेक्ट में किया, वहीं से शुरू होता है। मतलब ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे इसीलिए पूछते हैं ताकि आपका ऑप्शनल और ये सारी डिटेल्स हमें पता चल जाए। ठीक है, तो आप अपना बिना नाम बताए हुए संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। ओके सर, मैं सर एक्चुअली ऑन कैमरा नहीं हो रहा है, तो मैं बस वॉइस पे कर सकती हूँ? हाँ हाँ ठीक है, कंटिन्यू ओके सर, कीजिए। थैंक यू सर। सर मैंने
अपने 10th और 12th की पढ़ाई अपने होम डिस्ट्रिक्ट से किया है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से। मैंने अपना ग्रेजुएशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से बीए हिस्ट्री में किया है। और सर मेरी हॉबी मधुबनी पेंटिंग है। अच्छा, आपका ऑप्शनल? सर हिस्ट्री है। अच्छा, दोनों ही हिस्ट्री है। जी सर। सर, हिस्ट्री। हाँ हाँ, आप पूछिए हम फिर। ठीक है। अगर आप, हम लोग हॉबी से ही शुरू करते हैं। मधुबनी पेंटिंग आप प्रॉपर करती हैं या फिर अ, देखना ही पसंद है बस? नहीं सर, मैं करती भी हूँ। अच्छा, क्या टॉपिक, मेन टॉपिक्स पे आप? सर मेन मैं कोबर पेंटिंग बनाती हूँ। और सर ऐसे जैसे राधा कृष्णा की हो गई पेंटिंग तो सर वो भी बना लेती हूँ। अरिपन हो गया सर। जैसे अरिपन तो जनरली मतलब हर एक पूजा में बनाया जाता है सर, तो अरिपन बनाती हूँ सर, ये सब। अच्छा, और जी। आपका प्रोसेस क्या रहता है, मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप यूज करती हैं? जी सर, ऐसे तो सर नेचुरल कलर का मैं बहुत कम यूज करती हूँ, लेकिन मेन इसका जो बेस है वो नेचुरल कलर है। लेकिन सर मैं जो केमिकल्स वाले डोम्स के कलर आते हैं वो सर, फिर A4 साइज सीट पर अगर मेरे को ऐसी प्रैक्टिस कभी करना होता है तो वो, नहीं तो सर 150 से 200 GSM का मैं सीट यूज करती हूँ। और सर, जीएसएम क्या होता है? सर ग्राम स्क्वायर पर मीटर सर, पेपर का साइज होता है सर। अच्छा अच्छा, तो जी कौन सा जीएसएम, मतलब ये किस से किस जीएसएम के बीच में यूज करने से ठीक रहता है? सर 200 150 to 200 GSM का पेपर से सही होता है। उससे कम पेपर, उससे कम का अगर यूज किया जाता है सर, तो कुछ टाइम बाद उसमें से रिंकल्स देखने को मिलता है कि वो पेपर मुड़ने लग जाता है। तो सर मेजरली 150 से 200 GSM का पेपर यूज किया जा सकता है। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग के लिए किनको ये पद्मश्री मिला है रिसेंटली? रिसेंटली सर शिवम कुमार और जो उनकी वाइफ हैं सर, शांति देवी सर, उनको मिला है। अच्छा। जी अ, सर। आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है और हिस्ट्री ग्रेजुएशन भी है। जी सर। तब तो आपसे हिस्ट्री से बहुत मुश्किल सवाल पूछने चाहिए। जी सर, मैं प्रयास करूंगी सर कि आंसर दे सकूं। अच्छा, डीएन झा एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनके योगदान बताइए। जी सर, उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास पर सर मेजर उन्होंने बुक लिखा सर। बस इतना ही? सर उन्होंने, सॉरी सर मैं भी इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ सर, मैं इसे देख लूंगी। अच्छा, ठीक है। भारत में जब अ, आजादी मिली थी तो उसके बाद कितने रियासतों को भारत में सरदार पटेल जी के प्रयासों से एक एकीकृत किया गया था? जी सर। सर 552 विरासतें थी जो भारत में मिली थी सर। कितनी? 552। अच्छा अच्छा, कौन से नहीं मिलने के लिए तैयार हुए थे? जी सर, तीन थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। उसमें से इन तीन को सर बाद में मिलाया गया था। अच्छा, ये कहा जाता है कि इतिहास से हम कुछ भी नहीं सीखते हैं, ठीक है? मतलब इतिहास अपने आप को दोहराता है लेकिन फिर भी हम उससे कुछ सीखते नहीं हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? नहीं सर, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हो सकती हूँ। मुझे लगता है कि सर इतिहास अपने आप को दोहराता है अगर हम सेम गलती करें तो। लेकिन सर अगर हम उस गलती से सीखते हैं तो पुनः हमें वो गलती देखने को नहीं मिलती है। तो सर जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए कि हमने जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ सर, तो उस टाइम पे जो रीजन रहे थे कहीं ना कहीं दूसरे विश्व युद्ध के लिए भी उस टाइम पे ही उसका बीजारोपण कहा जा सकता है सर। तो उस गलतियों को हमने सुधार नहीं किया, जिस वजह से सर हमें द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम को देखना पड़ा। लेकिन सर अगर उसी टाइम पे जो राष्ट्र संघ बना था शांति सम्मेलन के लिए सर, अगर वो सफल होता तो शायद वो हमें द्वितीय विश्व युद्ध नहीं देखने को मिलता सर। तो अभी वर्तमान में
प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो यूएसए के बहुत सारी आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या वो इतिहास के हिसाब से क्या वो गलतियां कर रहे हैं या फिर ठीक कर रहे हैं? आप इतिहास के स्टूडेंट भी हैं। जी सर। सर अगर देखा जाए तो विश्व की स्थिति के अगर हिसाब से देखा जाए तो ट्रम्प जो है वो जो यूएन के रूल्स हैं उनका भी उल्लंघन कर रहे हैं सर, जो तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ सर गलतियां देखा माना जा सकता है सर, क्योंकि इससे पूरे विश्व व्यवस्था प्रभावित हो रही है सर। वो अपने हित में काम कर रहे हैं। अच्छा, यूएन का आर्टिकल 24 क्या है, अ, यूएन चार्टर का? सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल तो नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं प्रयास कर सकती हूँ सर। ठीक है। सर यूएन का चार्टर 2 सब क्लॉज 4 जो है उसमें सर ये बोला गया है कि अगर कोई देश किसी पे अटैक करता है तो वो आत्मरक्षा में सर उस पे अटैक कर सकता है अपने आत्मरक्षा के लिए। अच्छा, ये जी सर। ये तो लगता है आप आर्टिकल 51 बता रही हैं। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, सॉरी सर, क्षमा अच्छा, चाहूंगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 3 महिला स्वतंत्रता सेनानियों का नाम बताइए। ओके सर। सर उषा मेहता, मैडम कामा, उसके बाद सर हमारे बिहार से प्रभावती देवी सर। अच्छा, बिहार के 5 ऐतिहासिक स्थलों के नाम बता दीजिए। ओके सर, पाटलिपुत्र, नालंदा, बोध गया, उसके बाद सर राजगीर और सर वैशाली। ओके, प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? जी सर, 23 जून 1757 को सर सिराजुद्दौला और जो ब्रिटिश मतलब थे उनके बीच हुआ था सर। ओके ओके। आपके पसंदीदा शासक कौन है पूरे हिस्ट्री में अगर पूछा जाए तो? सर अशोक। ओके, उनकी क्या नीति आपको पसंद है? जी सर, उनकी जो सर धम्म की नीति थी वो नैतिक संहिता और जन कल्याण पर आधारित था सर। तो उन्होंने जो भेरी घोष की जगह धर्म घोष को अपनाया सर, वो एक मतलब आदर्शवादी नीति थी सर। तो वो सर मुझे अच्छा लगता है। ओके ओके, ठीक है जी सर, आप कुछ पूछेंगे? सर। आप इतिहास से है, मेरा भी इतिहास ऑनर्स रहा है और ऑप्शनल भी रहा है। तो हमको बताइएगा कि अशोक के धम्म जी सर। और अकबर की जो नीतियां हैं उसमें क्या समानताएं आपको लगती है? ओके सर। सर अशोक की जो धम्म की नीति थी और अकबर के जो सुलह कुल उनकी भी नीति थी सर, तो दोनों सर एक नैतिक संहिता के रूप में था, जिसमें सर बड़ों का सम्मान करना, आदर्शवादी सत्य, अहिंसा, इन सब चीजों पे बल दिया गया था सर, और जन कल्याणकारी काम किए गए थे। जैसे अशोक ने भी सर सराय बनवाए थे, अस्पताल बनवाए थे, पेड़ पौधे लगवाए थे सर। उसके बाद सर अगर हम अकबर की सुलह कुल की नीति देखी सर, तो उन्होंने भी जन कल्याणकारी कार्य किए सर। जजिया उनके अलग नीति के रूप में, एक तो सुलह कुल सर धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया गया। उसके बाद सर अगर हम देखें उनके अन्य कार्य में, तो सर उन्होंने जजिया समाप्त किया, दास प्रथा को सर उन्होंने समाप्त किया था। उसके बाद सर उन्होंने बाल विवाह को रोका था। तो सर ये सब कुछ समानताएं हम देख सकते हैं जो जनता के कल्याण से जुड़ा हुआ है। अच्छा, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसे माना जाता है? जी सर, इसे 1857 की जो क्रांति थी सर उसको। क्यों पाइक विद्रोह को क्यों नहीं मानेंगे हम? इसको क्यों मानेंगे? जी सर। सर पाइक विद्रोह जो था सर वो एक छोटे से क्षेत्र पे तक सीमित रह गया था, जबकि हम्म सर जो 1857 की क्रांति थी वो सर एक तो ब्रिटिश सत्ता को कड़ी चुनौती प्रदान की थी, और इसमें हम्म। सर ऑलमोस्ट उत्तर भारत के सर मतलब विभिन्न क्षेत्रों पे सर इसका प्रभाव देखा जा सकता है, और सर इसने राष्ट्रवाद की जो भावना थी सर उसका बीजारोपण किया था। वैसे दक्षिण भारत तो अछूता रहा तब, तो फिर इसको भारत का कैसे बोल सकते हैं? सर लेकिन तत्कालीन समय में अगर देखा जाए सर, तो उस टाइम पे जितने भी सर उस टाइम पे क्षेत्रीय विद्रोह हुए थे उससे सर इसका ये स्वरूप भरा था, और इसकी जो इसने ब्रिटिश सत्ता को सर प्रभावित किया था। उस इसी के प्रभाव से सर उन्होंने कंपनी का शासन खत्म हुआ सर, और जो महारानी का शासन था सर वो उसकी स्थापना की गई थी।
अच्छा, हमको एक बात बताइएगा। प्रायः जो है कुछ जो विचारक है बोलते हैं कि इतिहास का जो लेखन हुआ है उसमें मार्क्सवादी विचारधारा को थोपा गया है। मतलब उसमें जो सनातन संस्कृति है इस सब को गलत दिखाया जा रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि तमिल ब्राह्मण जो मांस खाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये मैनिपुलेट कर सकता है इतिहास लेखन में किसी तथ्य को? जी सर, ऐसा माना जाता है, लेकिन सर अभी के जो आधुनिक इतिहासकार है सर, वो किसी एक पक्ष के बेस पे इतिहास लेखन के काम नहीं कर रहे हैं। वो शोध और विभिन्न मतलब प्रूफ के आधार पे सर, जो एक संतुलित इतिहास लेखन हो या जो तथ्य आधारित इतिहास लेखन है सर, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो सर ऐसा तो आपका आपका मानना है कि इतिहास में विचारधारा का कोई महत्व नहीं है, विचारधारा को के आधार पे इतिहास लेखन को नहीं बांटा जा सकता है? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि हाँ, उस टाइम तक तत्काल प्रभाव के रूप में इसको देखा जा सकता है सर, लेकिन जो सत्यता है और जो तार्किकता है सर, उसकी वस्तुनिष्ठता कहीं ना कहीं सर वो सामने निखर कर देखा जा सकता है, जो कि आधुनिक इतिहासकार उसको सर ला भी रहे हैं। इतिहास के हम्म। सारे पक्षों को फोकस करके सर उस पे इतिहास लेखन कर रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़े हैं? जी सर। कौन थे, क्या थोड़ा बताइए तो विचारो। जी सर, नेपोलियन बोनापार्ट सर, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो सर उसके बाद जो वहां पे निरंकुश राज सत्ता था उसकी समाप्ति के बाद सर उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना किया था, और सर उसके बाद उन्होंने खुद तानाशाही शासन सर बाद में अपना लिया था सर। अच्छा, गैरीबाल्डी के बारे में बताइए कुछ ठीक है। जी सर। जानकारी है। हम्म। जी सर, जी सर। इटली के एकीकरण में सर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। हम्म। चलिए, हमको बताइए कि जो सिक्का जो है वो इतिहास लेखन में किस प्रकार मददगार साबित होता है, एक दो उदाहरण दीजिए हमको। जी सर। पॉइंट्स। सिक्का जी सर, सिक्का आर्थिक स्थिति को बता सकता है सर उस टाइम के। उसके बाद सर जो संस्कृति है वो भी सर मतलब हम सिक्का के द्वारा जान सकते हैं। और सर उस टाइम पे जो तकनीक या प्रौद्योगिकी व्यवस्था रही है सर, हम उसको भी सिक्का के माध्यम से जान सकते हैं। उसके बाद सर धार्मिक व्यवस्था को हम सिक्का के माध्यम से जान सकते हैं। तथा धार्मिक कैसे जान सकते हैं? जी सर, धार्मिक सर अगर उस पे जैसे अगर उदाहरण देखा जाए तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का सिक्का था सर, उस पे उन्होंने लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी सर। तो मुझे लगता है कि सर उस टाइम पे अगर ऐसे सिक्के मिले तो उससे हम उस टाइम के जो धर्म है उसको भी जानने में भी सर सहायता मिल सकता है। इस प्रकार तो मोहम्मद घोड़ी के भी सिक्के पे था लक्ष्मी के जी का, पढ़े होंगे आप। जी सर, तो तत्कालीन टाइम पे सर वो धर्म था वो। तो सर हम वो जानते हैं कि मतलब भले ही मोहम्मद, सॉरी सर आपने गजनबी सर, वो मतलब इस्लाम धर्म के थे, लेकिन हाँ उस टाइम पे सर हिंदू धर्म भी था। सर ये इस चीज को प्रूव करता है। तो हमको थोड़ा सा क्रम बताइएगा, जो आक्रमणकारी आए थे उसमें थोड़ा बता दीजिएगा हमको। मीर कासिम कब आया था, गजनबी कब आया था, घोड़ी कब आया था, उसका थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए सीक्वेंस। ओके सर। सबसे पहले सर 711-12 ईस्वी के लगभग में सर मीर कासिम का आक्रमण हुआ था। सर उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था सर, और उसके बाद सर मोहम्मद गौरी का आक्रमण था। सीसा का जो सिक्का है जारी किया था कौन? सर सर मैं प्रयास कर सकती हूँ सर। करिए। जी सर, सीसा का सिक्का सर सातवाहन के टाइम पे सर ज्यादा प्रचलन में था। चलिए, वेरी गुड। सातवाहन के बारे में कुछ बताइए विशेष, जो खास करके आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा था माना जाता है इतिहास लेखन में। इतिहास में अब जब पढ़ते हैं तो एक नारियों के लिए लगता है कि नहीं कुछ अच्छा है। जी सर, हम्म। उनके में उनके जो राजाओं के नाम थे सर, वो उनकी माताओं के नाम पे थे सर, जैसे गौतमीपुर सातकर्णी। तो सर ये मातृ सत्तात्मक समाज को भी दिखाता है कि महिलाओं की भी महत्व थी सर उस टाइम पे। अच्छा, आपको क्या लगता है भारत का विभाजन टाला जा सकता था? जी सर, इसके कई मतलब पक्ष देखे जा सकते हैं सर, लेकिन विभाजन की सर एक कोई रीजन नहीं था सर। बहुत सारी परिस्थितियां थी जिस वजह से सर विभाजन हुआ। तो इस वजह से मुझे लगता है सर प्रयास किया जा सकता था। तो सर भले ही 1947 में विभाजन नहीं होता सर, लेकिन बाद के टाइम पे भी हमें सर इस मतलब
इस दुखद घटना को सर झेलना पड़ता या देखना पड़ता कहीं ना कहीं। मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप बताइए, आपका हॉबी है। अरिपन जानती है? अरिपन क्या होता है? जी सर। सर आरीपन जो भगवान की हम पूजा करते हैं तो सर वो थाली के रूप में सर वो बनाया जाता है। इसमें भी सर बहुत मतलब अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर आप इजाजत दी तो मैं बताऊं। बताइए। जी सर, जैसे अष्टजल होता है सर, तो ये अगर भगवान का मेन पूजा होता है तो सर उस टाइम पे अष्टजल का अर्पण बनाया जाता है। उसके बाद सर एक कमल का फूल होता है सर। तो अगर जनरली अगर वो त्योहार है जो किसी भगवान से संबंधित नहीं है तो उस टाइम पे सर हम कमल के फूल या फिर जो कुछ अलग प्रकार के फूल होते हैं उस टाइप के अर्पण बनाते हैं सर। कोहबर जानते हैं? जी सर। क्या होता है ये? सर ये विवाह उत्सव के टाइम पे बनाया जाता है। वो जो नव दाम्पत्य जीवन होता है सर उसके सुख समृद्धि के लिए सर। कुछ लोगों का विचार है कि बिहार से अलग एक मिथिला राज्य बना दिया जाए, क्या इस पे सहमत हैं आप? जी सर, ऐसी मांग तो की जा रही है सर, लेकिन क्यों नहीं बना दिया जाना चाहिए? जरूरी है, इतना पिछड़ापन है मिथिलांचल और ये बिहार में, तो आपको क्या लगता है दोनों जी सर। में डिफरेंस? पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, सबका जी डिमांड है, तो क्यों नहीं बना दिया जाए? जी सर, पिछड़ापन है या फिर परिस्थिति है सर, लेकिन एक अलग राज्य की स्थापना के लिए सर अच्छा, आप रिसोर्सेज। मानती है कि पिछड़ापन है मिथिलांचल में? जी सर, जैसे कि अगर हम 2011 की जनगणना को देखें सर, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में हमारा जो मिथिलांचल का क्षेत्र है सर, या फिर ऑल ओवर बिहार में ही अगर हम देखें सर, तो साक्षरता दर सर अभी कम है। हमारे मतलब पूरे देश में सबसे कम है सर 11 की जनगणना के अनुसार। और सर अगर प्रति व्यक्ति आय भी देखे सर, तो वो भी जो डेटा बताती है सर, वो कहीं ना कहीं अभी बिहार की स्थिति या फिर जो मिथिलांचल क्षेत्र की एरिया है सर, वो इतनी सुदृढ़ नहीं हुई है कि उसको एक अलग राज्य बना दिया जाए सर। क्योंकि अलग राज्य बनाने के लिए सर रिसोर्सेज भी चाहिए। तो सर वर्तमान स्थिति तो ऐसी नहीं लगती है सर। भविष्य में ऐसा अगर कुछ हुआ तो सर इस पे विचार किया जा सकता है। अच्छा, ये तो अपना लिपि है, तो बताइए उसके बारे में। मैथिली सर जो, सॉरी सर अगर लिपि की बात करूँ तो सर, सॉरी सर मैथिली की कुछ लिपि का देवनागरी लिपि पे ही सर आधारित है सर, इसकी भाषा है। नहीं नहीं नहीं, देवनागरी नहीं, मिथिलाक्षर है, तिरहुता लिपि जिसको बोलते हैं। ओ सॉरी सर, सॉरी सर, थैंक यू, भूल गई थी यही सर। एक बेसिक है जिसके आधार पे मैथिली को मिला था वो संवैधानिक दर्जा। जी एक सर। बहुत बड़ा था, मेजर फैक्टर था। जी सर। चलिए, जी सर। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार शिक्षा हम्म, सेवा और सर बिहार हम्म, निर्वाचन सेवा। बिहार निर्वाचन सेवा। जी सर। सब इलेक्शन ऑफिसर का पोस्टिंग कहाँ होता पहली पहली बार, और क्या काम होता है उनका? जी सर। सर वो अनुमंडल लेवल पे होते हैं। और हम्म। सर उस टाइम पे सर वो जो आरओ का रोल होता है सर उनके सहायक के रूप में सर काम करता है इलेक्शन के टाइम पे। और सर इलेक्शन से अलग अगर देखा जाए सर, तो सर जहाँ तक मेरी जानकारी है वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं। सॉरी सर, मुझे इसकी विशेष जानकारी नहीं है। जब जिला में जिला निर्वाचन पदाधिकारी है ही, एसडीएम और डीसीएलआर का आरओ बना ही जाया जाता है, तो क्या जरूरी है ये सेवा गठन करने का बिहार में? इसको तो नहीं सर लगता है कि मर्ज कर देना चाहिए किसी और सर्विस से? नहीं सर, इलेक्शन जो है सर वो एक मतलब हमारे लोकतंत्र के लिए सर एक बड़ी पर्व के रूप में सर हम इसको देखते हैं सर। तो इसकी पारदर्शिता और सर इसकी जो मतलब आधार है सर वो बनी रहे, सुदृढ़ रहे सर। इस वजह से ये सहायक के रूप में काम करते हैं। और सर जब अलग काम है तो सर मतलब इसको सही तरीके से कार्यान्वित करने के लिए सर ये पोस्ट सही है। चलिए, बिहार शिक्षा सेवा के बारे में बताइए। डीपीओ का जो क्या काम होता है? डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान जो है, नाम जी सुने सर। हैं आप? अब अगर जाएंगे सर्विस में, आपको डीपीओ पहला स्थापना मिलता है। सर्व शिक्षा अभियान का डीपीओ स्थापना में या सर्व शिक्षा अभियान मिलेगा, तो क्या काम करिएगा आप? जी सर, सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर सरकार जो एजुकेशन के लिए प्रयास कर रही है, जैसे 6 और सर 1 to 8 के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है सर। तो उन सब सेक्टर में सर मैं काम कर सकती हूँ कि बच्चों का पढ़ाई कैसा हो रहा है, या फिर सर टीचर की उपस्थिति है या नहीं, या फिर विद्यालय की स्थिति कैसी है सर। तो ये सब चीजें मैं देख सकती हूँ सर, फिलहाल मुझे ई इतनी ई जानकारी शिक्षा कोर्स के बारे में जानते हैं? है।
सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही थोड़ा हूँ। सा वो देख लीजिएगा, जो जो भी इनिशिएटिव बिहार सरकार कर रहा है बिहार शिक्षा के क्षेत्र में, तो ओके ज़्यादा सर। टॉपिक बन सकता है। बाकी जी तो सर। सब सही है आपका। थैंक यू सर। सर बताएंगे सर। हाँ, आप बहुत अच्छा आपका है। और थैंक थोड़े यू। बहुत सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि रूल्स और कंपैशन में कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर। हाँ, इस टाइप के जो सवाल रहते हैं, या फिर आपका सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ वगैरह चल रही है तो आपका क्या एक्शन होगा, या फिर अगर फ्लड रिलीफ में करप्शन आप देखते हैं तो आपका क्या स्टेप होगा। इस टाइप के कुछ सवाल के लिए जी भी सर। थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर, एक चीज पूछना चाहूंगी सर। सर जैसे रूल्स और कंपेशन बोल सर, तो इसमें तो हम दोनों को इक्वली मानेंगे कि सर, मतलब दोनों इक्वली, ऐसे किसी को कम ज्यादा करना सही होगा? मतलब आपका फर्स्ट रेस्पॉन्स होगा सर, रूल्स के साथ जाएंगे, और फिर ओके। आगे वो कंटिन्यू करते हैं, तो फिर रूल्स के अंदर हम कंपैशन ह्यूमन फेस भी रखेंगे, ठीक है। ओके सर। जैसे आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताएंगे, तो मधुबनी पेंटिंग बताने के बाद ही आपसे मिथिलांचल पे चला जाएगा वो क्वेश्चन। तो उसके लिए भी जी प्रिपेयर रहिए। मिथिला राज्य अलग बनने का डिमांड चल रहा है, क्या क्या कमियां हैं, क्या और अच्छा हो सकता है। इस पे कभी नहीं जाना कि हाँ बना देंगे। आप सही स्टैंड लिए, लेकिन थोड़ा सा उसके फैक्ट फिगर देख लीजिएगा कि दरभंगा का या सहरसा सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला है, मतलब शिक्षा लिटरेचर ये एजुकेशन में है, ये सब फैक्ट आप तो दीजिएगा मेरे वहाँ पे। पास सबसे कम है सहरसा का, जी सर। तो वो सब है, लेकिन उसमें काम कर रहा है बिहार सरकार। मिथिला हाट है वहाँ पे, ये सब जो अच्छा अच्छा काम बिहार सरकार वहाँ पे कर रहा है वो सब दिखाना है आपको, बताना है आपको। ओके बाकी सर। कोई मैसेज किए हैं अभी कुछ सर? देखिए देखना पड़ेगा हमको। हाँ, सर आप थोड़ा सा गाइड कर देते कि और क्या क्या सर, मतलब पूछा जा सकता है मिथिला से, अगर थोड़ा बहुत सर बता देते तो मैं उसको मिथिला और। से वही पूछेगा। एक तो कहावत है न, पग पग पोखर माछ मकान, सरस बोली मुस्की मुखपान। तो इस चार पे जो सवाल पूछेगा, एक मेंबर तो जरूर है कि ये सवाल पूछेगा, यही डायलॉग मारते हुए ही पूछेंगे। तो हमसे अच्छा सर, पूछे हम मेरे पास। कर दीजिए सर। पग पग। पग पग पोखर जी सर। माछ मखान, माछ मखान। सरस बोली जी सर। मुस्की मुखपान। जी मिथिला का सर। पहचान है पाग मखान, जी सर, ये तो पता मछली था और। मुझे। आग हाँ हाँ। मखान, मछली और जो हाँ हमारी तो है। ये सब पूछेगा आपसे, तो इसके बारे में, मखाना के बारे में। बहुत बड़ा अभी हब बनने जा रहा है ये, पूर्णिया खास करके जो हम लोग का है। अभी कल भी उद्योग रोड का। वाला एक समिट हो रहा है, मंत्री जी आ रहे हैं, तो वो सब पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ओके सर, थैंक यू मखाना सर। बोर्ड का भी गठन किया गया है, तो ये सब थोड़ा सा पूछ सकता है मिथिला के जोड़ के। बहुत सारा ओके। मिथिला के विद्वान जो है, मंडन मिश्र के बारे में देख लीजिएगा थोड़ा सा। भारती जी जो सर। थी उनकी पत्नी, उनके बारे में देख लीजिएगा। ये जी सब सर। पूछेगा, हमसे पूछा है। हम मेरे पास 4 इंटरव्यू का है, तो हमको लगता है मेरे पास 100 150 सवाल ऐसे हैं कि हमको बीच बीच, जैसे अभी इंटरव्यू ले रहे हैं सर, तो हमको याद आ रहा है कि हम हम्म। हमसे ये पूछा गया, हाँ, हाँ। जैसे गैरीवाल्डी के बारे में पूछा गया, या ये सब। तो मुझसे सवाल पूछा, सातवाहन वाला सवाल मुझे सीडीपीओ इंटरव्यू में पूछा था कि सीसा का सिक्का कौन। और दीप्ति मैम का बोर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो बार बार एक बार आप कोशिश करिए, एक बार और कोशिश करिए। तुमको 2 बार वो टाइम दिए तो हम बताएं, तो बहुत अच्छा वो तारीफ भी की। तो ये सर सब सवाल। एक चीज और बता दीजिएगा। हम्म। सर मेरा पीजी भी है हिस्ट्री से सर, तो वो बताना चाहिए वहां पे। मतलब सब बोल रहे हैं कि एक तो सर गैप ईयर ज्यादा हो गया है 2019, और उसके बाद अगर सर नहीं अभी। बताने से चल जाए तो नहीं ही बताइए। सर अगर ज्यादा वो उसके पास, उनके पास ब्रॉड हो जाएगा, ये तो सब कुछ इसी में किया है, तो बहुत अंदर वो। सर तो अगर वो पूछेंगी तो सर क्या बोलना चाहिए? आगे से सर बताएंगे, हमको लगता है। तो झूठ तो नहीं, नहीं बोलना चाहिए। अगर आप वो इंटरेस्ट लेके आगे आप क्या किए, पीजी नहीं किए, तब आप बताइए। अपने से ये करके नहीं बताना है कि मैंने ये किया उसके बाद पीजी। खुद तक सर बिल्कुल। ग्रेजुएशन तक बताना है सर, है ना? हम्म। ओके सर, थैंक यू सर। और सर ये जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं चैट में, तो ये एसडीएम एसडीओ और डीसीएलआर में क्या डिफरेंस है। कहाँ कहाँ आप कहाँ पे हैं? ये हाँ सेंस। हाँ, एसडीएम एंड एसडीओ एंड डीसीएलआर होता है। एसडीएम और एसडीओ एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। जब वो जो मजिस्ट्रेट न्यायिक काम करते हैं तो एसडीएम कहलाते हैं। डेवलपमेंट का जब काम करते हैं तो एसडीओ कहलाते हैं। व्यक्ति एक ही होता है। जैसे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर होता है, उसी टाइप का कमोबेश वही चीज है। जब आप कोर्ट का कोई आदेश पारित करते हैं तो उसमें एसडीएम हो जाएंगे, ठीक है। जब आप डेवलपमेंट का कोई काम करते हैं तो वो एसडी हो जाते हैं।
एक व्यक्ति एक ही होता है। मतलब वो अनुमंडल सब डिवीजन के डीएम हो गए, उनके अंदर पूरा सब डिवीजन का जितना भी डिपार्टमेंट है सब आ जाता है। डीसीएलआर होता है डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, उसका काम होता है जब सीओ से उनके पास केस जाता है, उनका कोर्ट होता है। तो अगर कोई मान लीजिए आप म्यूटेशन किए, म्यूटेशन पर आपको सीओ ऑब्जेक्शन लगा दिया, सीओ ऑब्जेक्शन लगाया तो आप डीसीएलआर कोर्ट में अपील करिएगा। वहां पे सुनवाई होने के लिए दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा, या जिसका पक्ष जो आप पे आपत्ति दर्ज कराया है, दोनों पक्ष को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। दोनों अपना अपना वकील रखेंगे, दोनों पक्ष को सुनवाई किया जाएगा लगातार, और एक डेट दिया जाएगा। उसके बाद जब फैसला आएगा तो वो डीसीएलआर कोर्ट में सुनवाई होता है। वो जमीन संबंधी जितना भी मामला है वो डीसीएलआर ही देखते हैं। सर तो फिर एसडीएम कोर्ट जो होता है सर, वो किस तरह का मामला को देखते हैं जब एसडीएम हो जमीन। गया जैसे डीएम टाइप का, जैसे क्वासी जुडिशियल टाइप का, मतलब कि वो देख सकते हैं, प्रॉपर्टी वाला भी देख सकते हैं, या कुछ इंक्रोचमेंट हो गया उसके मामले में सुनवाई कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा उनका वो थोड़ा सा क्षेत्र हो जाता है। अच्छा, डीलर सर का सिर्फ जो भूमि से संबंधित होता है भूमि से वो होता है। डीसीएलआर का, हाँ, वो उनका वही होता है, यही होता है। बस डिप्टी कलेक्टर ठीक है, ही थैंक बनते हैं, एसडीएम भी बिहार प्रशासनिक सेवा के, जिसमें कुछ आईएएस भी बनते हैं और डिप्टी कलेक्टर भी बनते हैं। और डीसीएलआर भी and अभी तक वर्तमान में यही है। अभी कोर्ट का एक केस का एक फाइनल वर्डिक्ट आया है, बिहार राजस्व सेवा के भी हो सकता है कुछ जाए उसमें डीसीएलआर, लेकिन अभी भी बिहार प्रशासनिक सेवा के व्यक्ति ही डीसीएलआर बनते हैं। अच्छा सर, वर्ल्ड हिस्ट्री के संबंध में सर बता देते कि कौन कौन सा एरिया ज्यादा वर्ल्ड इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में करना। आप लूसेंट रट रही है, बस फैक्ट पूछते हैं वो। हमको दो अच्छा। बार चखा है, वो ज्यादा ही परेशान किए हमको। वाटरलू का युद्ध क्या क्या पूछे हम तो, मेरा तो दिमाग, हम तो सर को आके बोले कि हम मेरा खराब चला गया सर इंटरव्यू। फैक्चुअल बहुत क्वेश्चन बम्बार्डिंग कर देंगे आप पे एकदम से। अच्छा। मतलब हमको लगता है वो पेशेंस चेक करते हैं कि क्या लगातार ऐसा ऐसा चीज आपसे पूछेंगे कि आप कोई भी नहीं बता पाएगा, हमको लगता है। तो हमको लगा कि लूसेंट ही पढ़ना चाहिए, लूसेंट पढ़े तो हमको फायदा किया, वो पढ़ लीजिएगा। सर तो दो उसके तीन पेज अकॉर्डिंग का जैसे था। फैक्चुअल क्वेश्चन पे जज भी करते हैं और मार्क्स भी उस अकॉर्डिंग मिलता है क्या? अब ये तो कम नहीं जैसे कि पता है, ज्यादा। लेकिन नहीं, हमको नहीं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए। बाकी अगर सवाल आपका सही रहे, 10 में अगर पाँच हम्म। चार पांच जवाब दे दीजिए तो चलेगा, ऐसा नहीं है। पेशेंस चेक करेगा, लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चन का 10 नहीं दे पाएगा, आपका मुंह ही बन जाएगा वैसा। आप आगे हाँ, भी नहीं फिर वही सवाल जवाब दे कॉन्फिडेंस के लिए। पाएंगे। लगेगा ये हाँ। मेरा तो खराब चला गया, उसी टाइम रिजल्ट चलने लगता है पीछे की, लगा गया मेरा। ये थोड़ा सा कंट्रोल कर लेगा जो, उसका वो रिजल्ट हो जाएगा। बस अच्छे समय का वेट कीजिएगा कि फिर हम्म। से अच्छा सवाल आएगा। अच्छा सवाल आएगा, उसको नहीं छोड़ना है फिर। और आपको बहुत कंफर्टेबल करेंगे, आपको ऐसा नहीं कि यार धमकाने लगेंगे, आओ आओ जल्दी से ऐसे करो, ऐसा नहीं, मौके में बहुत डराएंगे आपको। बहुत पोलाइटली सर बुलाएंगे आराम से। आप कितना बार क्या होता है, प्यून ही गेट खोल देता है, तो अब इस चक्कर में नहीं कि हमको तो गेट खोलने का मौका ही नहीं मिला, तो हम कैसे अंदर अच्छा। जाएं, मैं कम इन सर बोले, तो वो सब नहीं। अचानक से मेरा क्या हुआ था, हमको ले गया प्यून, ऐसे गेट खोल के चला गया। हम तो प्रैक्टिकली ये सोचे थे जाएंगे गेट ऐसे करेंगे फिर खोलेंगे, वो चले गए, हम हक्का बक्का हो गए वहां जाके। तो वो सब प्रैक्टिस पहले से करिएगा, ये भी हो सकता है आपके साथ कि आपको गेट खोल के अंदर वो पहले से बोले जाइए आप। सर, जो ये मिथिला राज वाला क्वेश्चन पूछे हैं सर, तो उस पे हम्म। आपका सर ओपिनियन क्या है? एक बैलेंस आप बता दीजिए वही सर तो हम हमको। बताएं कि अभी कभी एग्री नहीं करना है कि ऐसा कुछ है। अच्छा। अभी एग्री नहीं करना, बिहार सरकार के आप बनने जा रहे हैं अधिकारी, आप अलग राज्य ही करवा रहे हैं, तो दिक्कत है। तो अच्छा। इस पे नहीं, स्टैंड यही लेना है कि पिछड़ापन थोड़ा ज्यादा अगर है तो उस पे काम किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ये काम कर रहे हैं, और कुछ और हो जाए तो बेहतर होगा। और मुझे नहीं लगता कि इतना सर अभी है आवश्यकता है, ये करना चाहिए। अच्छा। अच्छा। उर्मी सर, चूंकि हम्म। आपका दीप्ति मैम का बोर्ड था और वो सर पीएसआईआर के लिए थोड़ा वो फेमस है, वो क्वेश्चन पूछने के लिए। हाँ हाँ हाँ। और सर मैंने पीएसआईआर की पढ़ाई की नहीं है, कुछ गाइड कर सकते हो सर आप? मतलब पीएसआई कम। के लिए बस वही पूछिए, डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में पूछते हैं, बेसिक। सर मतलब बेसिक मेरा तो, कॉम्पिटिटिव लक्ष्मीकांत तो सर पढ़ा है, तो बेसिक का नहीं दिक्कत है, लेकिन जो मैकियावेली, रूसो, हॉब्स। अगर क्या आपका वो ऑप्शनल या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है? नहीं। तो क्रिटिकल थिंकर है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। ज्यादा ना, द प्रिंस के बारे में जान लीजिए, मैकियावेली का बहुत फेमस है, तो उसका क्या थीम क्या है, तो वो सब मैकियावेली। थोड़ा सा देखना, ज्यादा डीप नहीं जाना है। हाँ सर, जो थिंकर्स है वो बहुत ज्यादा है, मैंने मैकियावेली, रूसो, हम्म। हॉब्स और हम्म। कुछ सर, क्योंकि मैं जॉन डिटेल में लॉक तो। या ऐसे कुछ टाइप का दो चार और हाँ है, हाँ, और जॉन जो लॉक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ज्यादा जिसका योगदान है वो सब थोड़ा देख लीजिएगा। ज्यादा एरिस्टोटल उतना भी। नहीं डीप जाएंगे, वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है। ओके सर।
अभी महत्व कम हुआ है, जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है ना तब से हम्म ऑप्शनल का क्वेश्चन के मामले में थोड़ा महत्व कम हुआ है। हम्म हम्म वो लोग आपको ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस अगर ये सब है तो उसी पर ज्यादा ये करते हैं। बहुत हाँ, बढ़िया। उनको कोई भी एक समय चाहिए होता है, वो 5-10 मिनट में आपको 3-4 मिनट 5 मिनट एकदम परेशान करने के लिए, वो एकदम वो जो सर जो बता रहे हैं हम्म बॉम्बार्डिंग करना शुरू करेंगे। बस हाँ उस हाँ, समय, तो उसी हाँ, बॉम्बार्डिंग से बचने के लिए जैसे अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पे सर आपने लूसेंट आप सलाह बच ही दिया। नहीं सकते हैं ना, मतलब ओके। आप तैयारी कर सकते हैं पर बच नहीं सकते हैं। बच नहीं सकते हैं बस। ओके सर। वो पेशेंस आपका चेक करेंगे। हमको हमको याद है सर, 66 बीपीएससी मेरा पहला इंटरव्यू था। एक जो मेंबर थे इतना जोर से हमको बोलने लगे, बहुत ज्यादा ही। मतलब उनको लगा अभी तो हम ऐसे हैं, अभी जब 3 साल 4 साल पहले और छोटे थे हम, तो उनको हमको लगा जब बात अभी रियलाइज होता है, उनको लगा कि ये कैसे संभाल पाएगा कुछ भी बात को। हमको बहुत जोर से, मतलब नहीं होता कि एक तरह से इन्वोक करना इस टाइप से, अरे बताओ इसको, अरे तुमको ये नहीं आता है कैसे आ गए हो, इस टाइप से करते हैं। तो वहां आपको डरना नहीं, लेकिन हम वहां सीखे कि वहां हम मुस्कुराए, सॉरी सर सॉरी सर, क्योंकि हम सीखे गए थे हमको मुस्कुराना है भाई, नहीं आ रहा है क्या ही कर लिया, मारने थोड़े उठेंगे वो। और वो घूम के वो पीछे भी आ गए, लेकिन वहां एक गलती हुआ कि हमको थोड़ा सा रिस्पेक्ट में उठना चाहिए था, वो वहां दिमाग ही नहीं काम करता किसी का। तो वो सब चीज वहां पे चेक करेंगे वो। उनको पता है कि हम क्यों आ गए वहां पे इंटरव्यू में, उनको पता था। फिर भी हमसे पूछे, वो देख रहे थे मेरा कि मुंह का पैटर्न क्या ऐसा हो जाता है, क्या ये भीड़ को संभाल पाएंगे। और इसका बहुत बड़ा रोल है, अगर आप अभी, हम अभी जॉब कर रहे हैं 1.5 साल से, अब भीड़ इतना ज्यादा है और पब्लिक का इतना ज्यादा ये दिक्कत है, आपको समझाना मुश्किल है, आपको उसको लॉ बताना मुश्किल हो जाएगा। अरे ये नियम है, इससे है सरकार का, इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको यही पेशेंस चेक करने के लिए वो लोग पूछते हैं। अब समझ में आता है क्यों ऐसे किया जाता है इंटरव्यू में। तो वो चीज यहाँ पे आपको काम देगा। तो बस उस ओके सर। समय पेशेंस रखिएगा, स्माइल करते रहिएगा बस थोड़ा। बस बस बस, मुस्कुराना नहीं छोड़ना। एक साउथ इंडियन गर्ल्स थी, क्या तो नाम, उनका इंटरव्यू देखे, बहुत अच्छा उनका इंटरव्यू, हम ग्रुप में हो सकता है शेयर करें। तो उनका बोलने का जो पैटर्न था और उनका मुस्कुराने का तरीका, एकदम कॉन्फिडेंट रहना। गलत ही आंसर दे रही थी, उनका मॉक इंटरव्यू हम देखे, स्टडी आईक्यू पे है, लेकिन वो पूरा कॉन्फिडेंट थी। और उनका 87 रैंक था यूपीएससी में। हमारे कितने ऐसे दोस्त हैं, आईआरएस हैं, जिनका उनके इंटरव्यू हम टाइम। जानते हैं, उनको लगा खराब चला गया, लेकिन वो कॉन्फिडेंट रहे, अच्छा मार्क्स आया इंटरव्यू में। बस आर्टिफिशियल नहीं रहिएगा, ठीक है। बनावटीपन नहीं दिखाना है, थोड़ा सा मासूमियत आप में झलके कि नहीं चलो ठीक है। हाँ वो मतलब, लोग आपको ये नहीं चाहते कि अरे हटाओ इसको, ऐसा नहीं, वो चाहते कि आए वो, तो वो लोग एफर्ट लगाएंगे, अरे बोलिए आप, अरे बोलिए, ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, वो चाहेंगे कि आप बोले। वो लोग भी नंबर देने के लिए बैठे हैं कि दे दे। उनको उनको भी गिल्ट नहीं हो अंदर से कि अरे यार, नहीं तो बाद में पता चला सोने गए तो अरे उसको नंबर दे देते तो कितना अच्छा रहा, ऐसा उनको होता है। तो मानसिकता का पता चल जाता है लगातार, 3 4 बार, हम 4 बार लगातार दिए सर, तो हमको ये चीज इंटरव्यू बोर्ड का हमको लगा कि नहीं, वो लोग चाहते हैं कि आप जवाब दे। वो बहुत एफर्ट लगाते हैं इसके लिए, थोड़ा सा रिकॉल करिए, पानी पीजिएगा, आप आराम से बैठिए, घबराना नहीं है, कैसा बिहेवियर था ऐसा पूछेंगे, पूरा हम्म। आराम से। बाकी मॉक में जाइएगा तो आपको पता है, यहाँ मॉक में इंटरव्यू बोर्ड में कोचिंग का मॉक का हम बता रहे हैं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं। जाइएगा तो पहले 4 गो माइक खोसेगा यहाँ पे, 2 गो कैमरा एंगल सेट करेगा, उसी में आपका हालत खराब कर देगा ये लोग। तो इस सब ताम झाम से बचिए अगर सही में सिलेक्शन लेना है तो। मेरा तो ये सजेशन रहा, हम कहीं मौका को देने ये सब नहीं गए, एक बार गए थे एक कोचिंग में, उसके बाद से दोबारा हम प्रणाम किए नहीं गए। वो अपना पब्लिसिटी ज्यादा करता है, ये आपका कम करता है, आपका हित नहीं। जितना अभी सर बता रहे हैं ना, हम तो यही बोल रहे हैं कि अगर सर को अगर अच्छे से फॉलो कर लीजिए, हम बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम तो टू द पॉइंट देखिए, सुबह सर हमको भेजे वही पूछा हमसे इंटरव्यू में। ये एक बार नहीं, 2 बार लगातार बीपीएससी में, ऐसा नहीं। तो पैटर्न है, थीम है, सर को एक्सपीरियंस से बताते हैं वो चीज। और मेरे पास समय नहीं मिलता, हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को गाइड कर पाए। 69 बीपीएससी में सर 2 लड़का यहाँ पे आया है, जो हमको यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे देखता है, तो बहुत खुशी हुआ हमको यहाँ पे आया हमसे मिलने। तो बहुत सही। अच्छा लगता है। आप लोग का भी सिलेक्शन होगा, पूर्णिया अगर पोस्टिंग होगा, कटिहार या मिलने आइएगा तो बहुत, कितना हमको खुशी होगा। कह रहे सर हम कुछ आपको तो हम देखे थे करते हैं। पूर्णिया में, भट्टा बाजार में। हाँ तो हम इसी रूट से ही जाते हैं, भट्टा बाजार, हम रजनी चौक तरफ रहते हैं, उधर से ही हम जाते हैं डेली ऑफिस। और सर आपके ऑफिस के बगल में ही कोर्ट है, पूर्णिया हम्म। कोर्ट, तो सर वहां पे हम भी रहते हैं। चलिए चलिए, बढ़िया है तो। सर एक चीज और, सर मेरा जो हॉबी है, तो वो हम्म। कल्चरल सॉन्ग जो मिथिलांचल क्षेत्र का है वो है। तो गाना से रिलेटेड उससे अलावा भी कुछ ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? कल्चरल जैसे में हम लिखे पूछ हुए लेगा, फोक फिर सॉन्ग। समाज चकेवा से लेके समदाउन से लेके, और क्या क्या पूछ सकते हैं आपको, जो जन्म के समय गाया जाता है, सोहर वोहर, ये सब देख हम्म। लीजिएगा, तैयारी हाँ कर वो सर, लीजिएगा। वो सब ठीक है सर, उसके अलावा वो जो हिंदी गाने होते हैं, फिर वहां तो नहीं चला जाएगा ना वो मैटर? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लेकिन थोड़ा थोड़ा कल्चरल पे बेसिक है देख लीजिए। पकड़।
ठीक है सर। बेसिक देख लीजिएगा। एक दो सिंगर शारदा सिन्हा के बारे में बढ़िया जान लीजिएगा। शारदा बिल्कुल। सिन्हा के अलावा भी बोलेंगे आप, शारदा सिन्हा बोलिएगा तो बताइए तो बहुत फेमस। दूसरा बताइए तो पूनम मिश्रा के बारे में तैयार कर लीजिए। जो जो आप सुनते हैं आप लोगों को ज्यादा पता होगा। पूनम ठीक है मिश्रा है सर। और कौन है वो सब थोड़ा देख लीजिएगा। कुंज बिहारी मिश्र हो गए, ये सब। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरा ना डीएसपी मतलब जो डीवाईएसपी है सर, वो टॉप पोस्ट प्रेफरेंस में टॉप 5 में नहीं है सर। तो अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि सर मैंने सिविल पोस्ट को ज्यादा प्रेफर किया सर, तो इसके लिए वो ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे? ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रीजन बताइएगा कि सर मुझे पब्लिक सर्विस में ज्यादा रुचि था, या कुछ ऐसा कुछ रीजन स्ट्रॉन्ग दीजिए, बाकी सर बताएंगे। हाँ मैंने मतलब लिया। जब भी दो चीज में कंपैरिजन पूछेंगे ना, तो स्पेशली इस टाइप में, तो जिसको आप चुन रहे हैं उसकी अच्छाइयाँ ज्यादा बताइए। मतलब जो आपके पास है ये अच्छा है, डीएसपी अच्छा है, हम उससे भी और मतलब जो इसमें है, इसमें हम ये सारा चीज मोटिवेशन देखते हैं, हमको इंस्पिरेशन मिला इस फील्ड में, और सर जो बताए पब्लिक सर्विस है, तो ये ठीक सब है चीज से उसको रिलेट कर दीजिए। ठीक है। सर। सर एक और सर, गैप ईयर के लिए भी वो ज्यादा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट चाहता है कि नहीं, मतलब। नहीं जाता है। वो देखिए, सर के ही बात में हम जोड़ देते हैं। सर ने जो एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमको ये अनुभव हुआ है 4 बार देकर कि वो मार्क्स देना चाहते हैं। ये जी बहुत सर। ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और ये आप नोटिस कीजिएगा कि वो लोग जब प्रेशर बनाते हैं उसके बाद फिर वो एक 3, 4, 5 मिनट का बना के फिर उसके बाद आपके पर्सनालिटी के अदर डायमेंशंस को भी चेक करते हैं, और ताकि वो अपना मार्क्स दे पाए। तो इसीलिए आपको उस समय का वेट करना है कि जब वो आपका वो सब डायमेंशन भी चेक कर लें, कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन से हो जाए, या फिर ये दो ऑप्शंस में से एक चूज करने में हो जाए, या फिर ये क्यों आना चाहते हैं सेवा में ये हो जाए। ये सब जगह से फिर वो आपको वापस से मार्क्स देने की तरफ ले आएंगे। ठीक है। और बाकी जब बम्बार्डमेंट हो रहा है उस समय आप जितना हैंडल कर लीजिएगा पेशेंटली, स्माइल के ओके। साथ, या फिर सॉरी बोल के, या फिर बिना पेशेंस लूज किए हुए, वो फिर आपका ओवरऑल मार्क्स में कंट्रीब्यूट कर जाएगा। ठीक है। ओके सर, तो सर जो मैं सॉरी बोल रही थी और बोल रही थी सर कि मैं इसको देख लूंगी सर, तो ये तरीका सही है ना कि हाँ मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत ये आपका इंटरव्यू आज यहाँ पे मॉक इंटरव्यू बहुत लंबा चला है, उस हिसाब से आप बहुत पेशेंटली हैंडल की हैं। ठीक थैंक यू है। सर। जी ओके। सर। आपका ये क्या बोलते हैं, नाम क्या है? सर रत्ना कुमारी सर, एक्चुअली वो मेरे भाई का है तो उसमें कान्हा हाँ करके नहीं, उसमें कोई लिखा। दिक्कत नहीं है। मतलब आप किसी कोहर्ट में हैं ऑलरेडी? जी सर, मैं 7 में होंगी। हाँ ठीक है। ओके। चलिए। नहीं, बहुत अच्छा है आपका। सही है। मतलब आप इसी तरीके से आपने बहुत सारे डाउट्स भी पूछे, और आपका जो वॉइस है, या फिर मतलब जो आप आंसर जिस प्रकार से दे रही हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है। जो सर हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, क्या हम उनको ऐड कर सकते हैं कि हम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हम इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि सर वो ज़्यादा कहानी टाइप हो जाएगा। हालांकि ये सच है, लेकिन लेकिन क्या, सर वो अभी बोलिए क्या है। जैसे सर, हाँ कि जैसे सर मैं बचपन में सर मैं कक्षा जब 3 में थी तो मैं 8वीं क्लास में बैठना पसंद करती थी। और मैंने सर अपने टीचर्स और प्रिंसिपल को कन्विंस कर दिया था कि मैं 8वीं में क्यों बैठना चाहती हूँ। तो सर उस समय कुछ लोगों द्वारा टॉन्ट आया कि ऐसा बात करिए जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा में हो। और सर आसपास के मोहल्लों में सर मैं जब ग्रेड 6 में थी तो सर मैंने डायल 100 डायल नंबर कर दिया था। और सर डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर सर मैंने 2-3 बार गांव में अपने पुलिस भी बुलाया था। तो सर एक और दूसरी सर बात ये हो गई कि मेरे दादाजी जो सर मुखिया हुआ करते थे, तो जब भी सर कोई ऐसी बहस या कुछ बातें होती थी तो सर वो मुझे बीच में बिठाया करते थे। और बोलते थे कि ऑब्जर्व करो। तो सर ये कुछ मतलब चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैं जिन्होंने ये सर मुझे थर्ड थर्ड वाला जो था वो बहुत क्लोज आ रहा है। और दूसरी बात हम्म। है कि वहाँ पे बहुत कम मौका मिलता है जब आपको इस टाइप का कुछ बताने के लिए मिले। तो ये जो पहला आपके, वाला मेरा रहेगा, मानना हाँ पहला मत भूलिएगा। वो ये लगेगा प्रतिशोध का भावना है आप में, आप ऐसे किए तो हम इसीलिए निकाल लिए। ये नहीं, वो गलत पर्सनैलिटी जाएगा, वो गलत में ले सकते हैं वो। हाँ हाँ। ओके। हालांकि आपका ये सही, सबके अंदर ये होता है कि अरे हम मेरा निकाले, ऐसे कर दिया मेरे साथ, अभी हमको भी लगता है कि हम भी आईएएस निकाल नहीं लें। सर, ऐसे सर है। मैं
ग्रेड 3 में थी, लेकिन मुझे नहीं नहीं, हम बैक। जानते हैं आपका कहना सही है, लेकिन हम आप अभी बात करें तो जान रहे उसके पास 10-15 मिनट का टाइम में है, वो कैसा जज करेंगे? वो वो आएगा उनको, अरे तो जनरली इस टाइप का पर्सनैलिटी। इंस्पिरेशंस जो होते हैं ना, वो या तो आपके जैसे आप बताए पिताजी के बारे या दादाजी के बारे, वहां से ये इंस्पिरेशन अच्छा ले सकते हैं। या फिर कोई आपके स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम में उसमें कोई ऑफिसर आए थे, वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये सब शॉर्ट बहुत एक दो लाइन में कंक्लूड हो जाता है, बाकी सारा में फिर वो आपको कम ही रीड करा मौका जाए। मिलेगा पूरे इंटरव्यू में इस टाइप का कोई स्टोरी बताने का। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। आई थिंक ठीक चलिए, है। बहुत और किन्हीं अच्छा। का कोई सवाल है तो पूछ ले, हो सकता है कल समय ना मिले हमको फिर से। हाँ, बाकी लोग भी पूछ लीजिए। अगर कोई जॉब वॉब से कोई सर मेरा रिलेटेड एक हो। क्वेश्चन था, मैंने सर को बताया भी था। हम्म सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने रवि सर को जब मैंने अपना डैब भेजा था तब बताया भी था सर। मेरा 12th और ग्रेजुएशन के बीच में गैप है सर, 2 साल का। तो उस क्यों, टाइम में क्या सर कारण क्या उससे है? रिलेटेड जो मतलब मेरी फैमिली की कंडीशन उस टाइम में, उस टाइम सर मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था सर। उस टाइम थोड़ा जॉब वॉब करना पड़ा था बाहर, दिल्ली हाँ तो ये फरीदाबाद अच्छी के बात एरिया है, में। आप अच्छे अपने तो घर को सर क्या, संभाले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बताना है उसको, क्या दिक्कत है? तो सर सही बताना है जॉब कि सर रिलेटेड चीजें कुछ पूछ सकते हैं? जॉब में क्या करते थे आप? कुछ टाइम सर बहुत छोटे छोटे काम किए हैं सर मैंने, एज अ रिवर्क एज अ हेल्पर काम किया है सर। उसके हाँ तो बाद कोई मैंने नहीं, फाइनल पूरा गर्व इंस्पेक्शन के में भी साथ काम प्राउड किया है के सर। साथ बोलना है आपको, अपने परिवार के साथ आप खड़े रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बोलना है कि सर मैंने डिफरेंट काम किए, हेल्पर के रूप में भी काम किया है ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूँ, ये तो अच्छा चीज़ है। तो इसको गलत व्यू से नहीं देखना है, इसे बोलना है, क्या ठीक है दिक्कत? सर। बिल्कुल। और सर एक ग्रेजुएशन के बाद सर मैंने अपना एक अगर इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाए तो सर ग्रेजुएशन मेरा 2022 में कंप्लीट हुआ है, और मेरा बीएड 2025 में। तो सर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं बीच में कि आपने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया। तो सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, मैं सोच रहा हूँ सर पीजी ना बताऊं, क्योंकि सर इंग्लिश है फिर लिटरेचर बहुत ज्यादा वास्ट जनरली वास्ट हमको नहीं लगता क्वेश्चंस उनके हो पास जाते हैं इतना सर। ये है पूछने का, नहीं पूछते हैं, आप नहीं पता मॉक में ज़्यादा इसे पूछा जा रहा है नहीं नहीं, कि नहीं ऐसे ऐसे। पूछते हैं। नहीं पूछते हैं उनके पास, उनको पता रहता है इतना कि ग्रेजुएशन अभी ये कर रहे हैं, बस उसी से स्टार्ट होंगे। और इतना ज़्यादा है इस बार इंटरव्यू में, तो हमको नहीं लगता इतना समझाएंगे वो लोग। इतना मत चिंतित थैंक रहिए, यू अब सर। बस इनोसेंट बन के रहिए वहां पे, जितना हाँ, प्यारा बच्चा बन के इनोसेंट। रहिए, नंबर मिलेगा बस। बिल्कुल। और मेरी यही जो है। आपने किया है, जैसे हेल्पर के रूप में काम किया या फिर बाद में क्वालिटी इंस्पेक्टर के रूप में काम किए हैं, तो ये सब जो है ना, वो उनको मतलब उनके अंदर एक वो भाव पैदा करेगा कि इसको मार्क्स देने या फिर इसको अगर आपने अच्छे से सारा डिलीवर किया तो उसके बाद लगेगा कि नहीं, इस बंदे ने जो देखा है इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन में खींच लेते हैं। ठीक है। मतलब वो बहुत एक उनको रिवार्ड की तरह आपके लिए काम करेगा वो। बस आपको ओवर प्ले नहीं करना है कहीं पर, बस प्लांट कर देना है अपने स्टेटमेंट को। हम्म चलिए, आप लोगों को लगता है सवाल हो गया होगा सारा कुछ। ठीक है। आई ऑल द थिंक। बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि सर मतलब ये इन लोग का अगर सिलेक्शन होता है, हम मनाते सबका हो, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सर आपका रहेगा इंटरव्यू में। बिल्कुल सर। और यस और सर। मुझे ये खुशी है कि आप सर हम लोग पूछे सर हमसे, स्पेशली और थैंक हम लोग बोलने के लिए अपना आएंगे सर। इनिशिएटिव इतना स्टार्ट किए। बाकी तो पूरा एकदम मार्केट में मचाया हुआ है एक से क्या क्या पूछ रहा है इंटरव्यू में, क्या क्या कर रहा है, हम देख रहे हैं। तो मुझे भी ऑफर आया है सर एक दो जगह से कि मेरे पैनल में आइए, वो हम बोले नहीं भाई, हम ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके। और थैंक यू आपने सर। बिल्कुल थैंक थैंक यू यू सर, वेरी आपने मच। ग्रुप बनाया उसके लिए, ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किए। ठीक है। ओके। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट थैंक यू एवरीवन। सो मच सर। गुड नाइट सर, थैंक यू।